दोपहरकालीन सत्र के उत्सव पारा के द्वारा आयोजित अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो परम वंदनीय बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए हम प्रार्थना गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय के साहू श्रीमान जी से। चलिए आइए वंदना गीत करते हैं। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते। चलिए अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो श्रीमती जी, पहले आप अदिति दीदी जी और जिगर भाई जी का परिचय कराएंगे। धन्यवाद श्रीमान जी। तो आप सभी का इस जो अपना अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण के दिनांक 10/5/2020 के दोपहरकालीन सत्र में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है परिवार में वातावरण निर्मित हेतु गतिविधियों से उपलब्धियां। इस बात पर अपनी प्रस्तुति के लिए हमारे बीच आज 3 युवा दंपति उपस्थित है, जिसमें प्रथम मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय अदिति दीदी जी व जिगर भाई जी को। इनका थोड़ा सा परिचय। जो दीदी जी है, अदिति दीदी जी MSc इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया है और जिगर भाई जी का BE कंप्यूटर में इंजीनियरिंग हुआ है और MBA भी किए है साथ में, और दोनों का अभी अध्ययन अभ्यास का क्रम चल रहा है। और इन लोग गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात में एक सेंटर का इनका भी प्रारंभिक स्टेज में चल रहा है प्रयास, और स्वावलंबन के लिए तेलंगाना को इन्होंने चुना है। और मुझे क्या पूरे उत्सव पारा परिवार को ही अदिति दीदी जी और जिगर भाई जी से मानव व्यवहार दर्शन की पठन की जो प्रस्तुति है पठन क्रम में, उसको सुनने का अवसर मिला। और मैंने देखा कि दोनों मतलब दंपत्ति में कितना सुंदर तालमेल है और कितनी स्पष्टताएं है। इन्होंने इतने कम उम्र में कितना अपने ऊपर काम किया है और कैसे इनको वातावरण मिला है जो कि वो इतने खूबसूरती से, इतनी संगीतमयता से अभिव्यक्त हुई। और उसमें जो कि मैं तो ऑनलाइन ही जुड़ी हुई थी, तो मैं हर लोगों के कमेंट को भी पढ़ पा रही थी। तो सभी ने इनकी उस संगीतमयता, पति पत्नी संबंध की संगीतमयता को महसूस किया और अभिव्यक्त भी किए। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये आज हमारे बीच एक युवा दंपति के रूप में उपस्थित है। और इनकी कर्मठता, जो परिश्रमशीलता है, जीवन विद्या के प्रति निष्ठा है, जब मैं छोटी जाती थी तो मिलना मेरा होता ही था, तो मैं देख पाई कि इन लोगों के जिस तरह का इनका अभी होता है व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास, उसको देख के लगता है कि इनमें कितने बचपन से कल्पना ताई ने, पूरे परिवार ने, स्वर्ण ताई ने बीजारोपण किया होगा, जो इतने कम उम्र में इतने खूबसूरती से अभिव्यक्त हो पा रहे हैं और पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा दे पा रहे, क्योंकि मैं खुद भी प्रेरणा ले रही हूँ इनसे, ऐसा मुझे लगता है। तो निश्चित ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इनकी निष्ठा देख के हमको भी प्रेरणा मिलती है कि अभी ऐसा लगता है जैसे हम कर रहे हैं तो भाई एक उम्र के पड़ाव में हम ये कर पा रहे हैं, हमको क्योंकि काफी देर से मिली, पर ये युवा यदि इस काम में अभी से डूबे हैं तो कुछ तो बात है।
तो निश्चित ही इनकी वो क्या चीज है, वो क्या उपलब्धियां है। तो मैं चाहूंगी, बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी अदिति दीदी जी और जिगर भाई जी को, कि वो थोड़ी सी अपनी जर्नी भी शेयर करें और सत्यापन के साथ अपनी इस बात को भी रखें। तो आज का जो हमारा विषय जो मतलब बात हुई थी, परिवार में वातावरण निर्मित हेतु गतिविधियों से उपलब्धियां। तो इसमें नमस्ते, मैं अदिति बात कर रही हूँ। सभी को नमस्ते। हम सभी लोग इस मध्यस्थ दर्शन के अध्ययनार्थी है और उसी के नाते हम सभी लोग अभी ये सब मतलब एक तरीके से ये लॉकडाउन हो गया है, सब लोग अभी ऑनलाइन जो है अपना अपना अच्छे कार्यक्रमों में या अच्छे विचारों में कैसे जुड़े रहे, इस अर्थ में सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आपका भी एक अच्छा प्रयास वहां पे चल रहा है। तो उसी अर्थ में मतलब हम अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। तो जैसे दीदी ने कहा कि हम लोगों को, हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा एक दर्शन मिला और वो बहुत ही हम कम या ऐसे उम्र में हमको मिल पाया कि हम उसको आगे समझने में और उसके अर्थ में जीने में हम जुड़ पाए उसमें। तो इसका श्रेय मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के वातावरण को ही जाता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो अभिभावकों की होती है। तो हमारे परिवार में माता पिता, हम बहनें, हम सभी लोग साथ में रहे, पले बढ़े और एक बहुत अच्छा खुला वातावरण रहा परिवार में। मुझे याद है कि बचपन से हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते रहे। मम्मी हमारी जो माता जी है वो अनेक सामाजिक संस्थाओं और ऐसे कामों से जुड़ी रही। तो इसी अर्थ में हम भी, क्योंकि मम्मी के साथ हम लोग भी जाते थे, तो हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोगों को हमेशा बचपन से देखते रहे, मिलते रहे, जो अभी प्रचलित हम देखते हैं कि समाज में कुछ अच्छा होना चाहिए, एक चाहना के रूप में भी है और कामना के रूप में तो सब में है, लेकिन उसके अर्थ में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे गांव में कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे शहरों में कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक लोगों से और संस्थाओं से मिलना हुआ। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में ये सब देखना, ये सब हम महसूस कर पाए। इस अर्थ में मुझे लगता है कि बचपन हमारा समृद्ध हुआ। एक तरीके से हम सिर्फ किताबों से जो हम पढ़ते रहते हैं उससे हम जो जिंदगी है उससे जुड़ पाए और हम देख पाए कि कहाँ पे लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। उस अर्थ में बहुत सारे सवाल हमारे मन में बनते रहे और ये जो सवाल है इन पे बहुत सारी चर्चाएं घर में जो लोग आते थे उनके साथ, सभी लोगों के साथ चर्चा होती रही। और एक तरीके से देखे तो समस्याओं से हम सब घिरे हुए हैं, ये तो समझ में आता ही था, पर उसका क्या समाधान हो सकता है, उस और प्रयास एक बना रहा वातावरण में, परिवार में। तो इस अर्थ में ऐसा देख पाती हूँ कि बचपन से जो सवाल, मुझे लगता है कि हर बच्चे में ये सवाल होते ही है, वातावरण से वो पुष्ट होते हैं, लेकिन ऐसा वातावरण मिलने से और हम इन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, ये विश्वास बनने से, ये वातावरण परिवार में होने से बहुत सारे हमारी जो सवाल है उसको हम आगे ले जाते हैं, या तो फिर हम अटक जाते हैं कहीं पे और फिर हम धीरे धीरे जो एक प्रचलित प्रवाह है उस अर्थ में फिर अपने आप को ढलने लगते हैं बच्चे। तो ये समझ में आता है कि ऐसा एक वातावरण, मतलब ये जो परिवार में वातावरण निर्मित कैसे हो, इस अर्थ में अगर मैं देखूं तो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत पोषक वातावरण है, जिससे बच्चों में अलग अलग, या हम देख पाए कि अलग अलग प्रश्न भी उभरे और उसको हम ढूंढ सकते हैं, उसके लिए काम करने वाले लोगों को हम मिल सकते हैं, ये विश्वास बना। तो इस तरीके से देखेंगे तो और आगे बढ़ते जैसे गए, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ तो हमारे स्कूल में भी थोड़ा ऐसा ही वातावरण तो रहा, इसलिए हमें एक अनुकूलता बनी रही कि सब जगह हम ऐसे लोगों से मिलते रहे।
तो जो जो सवाल उभरते थे तो घर में भी चर्चाएं होती थी। तो जैसे आगे मतलब जैसे ही हम स्कूल हो जाती है तो हम सब सोचने लगते हैं कि आगे क्या करेंगे, कौन सा करियर करेंगे, क्या सोचेंगे, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब सवाल जैसे सब लोगों के होते वैसे मेरे भी थे। हम लोगों ने कुछ कुछ उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं की और वैसे निर्णय लेके हम आगे बढ़े। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो है कि जब कोई जब मैं ऐसे मोड़ पे थी कि मैं आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करूं कि मुझे जो ऐसा सवाल आ रहा है कि ये सब मतलब ऐसे कैसे हम जी पाएंगे, ये जो अभी की पर्यावरण की स्थिति है, ये जो बिगड़ रही है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है और क्या हमारा जीना उसके अनुकूल कुछ हो सकता है। ऐसे सवाल मुझे तभी सब देखते हुए लगता था। ये सवाल भी मुझे लगता है बचपन से ही जो वातावरण मिला उससे धीरे धीरे पुष्ट हुए। तो ये चर्चा हमारे घर में बहुत लंबे समय तक चली, जिसमें मम्मी जी का बहुत मतलब रोल रहा कि हम लोग उसको चर्चा कर पाए। और मुझे लगता है अभिभावक के रूप में मैं ऐसे देखती हूँ कि ऐसे सवालों को हम जो कम आंकते हैं या छोड़ देते हैं, उसके बदले उसको लेके उसका जो शोध है वो बच्चे का या मेरा जो शोध है उसमें सहायक हो पाना, ये परिवार का बहुत ही बड़ा रोल उसमें रहा। और इसी से मैं देख पाती हूँ कि हम आगे कुछ निर्णय ले पाए, जैसे कि हम खेती कर पाए या जो भी हमने निर्णय लिए तो उस तरीके से ये हो पाया। मुझे लगता है कि वातावरण जो है परिवार का, उसमें एक बहुत बड़ा रोल या भूमिका इसकी रहती है कि क्या हम ऐसे अनेक लोगों से मिल पाते हैं, क्या हम समाज को देख पाते हैं, क्या हम सामाजिकता को देखते हुए अपने अंदर शोध को कर पाते हैं। तो ये सब वातावरण से पुष्ट होता है, ऐसा समझ में आता है। तो दूसरा एक जो मतलब ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा, मुझे लगता है ये वैचारिक जो बैकग्राउंड है ना, उसी से बहुत सारे निर्णय होते हैं आगे, और ये निर्णयों से फिर आगे करने का जो पक्ष है वो भी बढ़ता है। तो मुझे ऐसे समझ में आता है कि जैसे हम बचपन में बहुत सारा छोटे छोटे गमलों में कुछ कुछ लगाते थे, बहुत सारा घर में मतलब जैसे घर का जो रोजमर्रा का काम होता है वो सब हम मिलजुल के करते थे। फिर दिवाली की सफाई हो या बहुत सारी चीजें हम बनाते थे हाथ से। तो इस सब से एक मुझे लगता है एक मानसिकता ये भी बनी कि हम बहुत सारी चीजें हाथ से कर सकते हैं, उसमें हमें मजा भी आता है। और हम इसको अगर करते हैं तो एक तरीके से धीरे धीरे श्रम की मानसिकता, जिसको हम अभी दर्शन के रूप में देखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक श्रम की मानसिकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ी उसमें, और वो बढ़ने से एक विश्वास बना कि हम श्रम पूर्वक जी सकते हैं, उत्सव पूर्वक। उसमें उत्सव है, श्रम करने में उत्सव है। ये अभी की जनरेशन में जो एक बहुत मतलब लैक हो जाता है, क्योंकि ये उत्सव है यही समझ में नहीं आता। और इसी से हमको ये भी लगता है कि मतलब ऐसे सब बहुत सारी चीजें आजू बाजू में होने से हमको बहुत सारा फोन, मोबाइल, टीवी, ये सब का भी कोई उतना याद ही नहीं आती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी हमारे आसपास करने के लिए। और हम बहुत खेलते भी थे, सब लोग साथ में। जहाँ पे मम्मी काम करती थी एक संस्था में, वहां पे हम सब बच्चे साथ में बहुत सारी गतिविधियां करते थे, कविताएं करते थे, गाना गाते थे, अच्छे अच्छे गानों पे नृत्य करते थे, गानों का जो अर्थ है उस पे ध्यान देने के लिए भी बहुत सारी चीजें हमने की। तो ये जो है, तो ये जो करने वाला पक्ष है उसमें भी एक निर्मिति का जो एक उत्साह हम देख पाए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे हम खेती में आगे बढ़े और हमने सोचा कि हम लोग खेती करेंगे और ऐसा श्रम पूर्वक जिएंगे, तो उसमें ये सब बहुत हमें काम आया। इसकी उपलब्धि ये समझ में आती है कि श्रम की मानसिकता घर से धीरे धीरे कैसे तैयार होती है। इसी दौरान जैसे हम मतलब खेती का निर्णय लिए और
उसको सपोर्ट करना, एक परिवार के रूप में उसको सपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है अभी के इसमें। जब हमने ये निर्णय लिया और हमने शुरू किया, तब हमें जीवन विद्या से परिचय नहीं हुआ था हमारा। लेकिन ये कुछ जो हमारे सवाल थे, उसके जो भी आंशिक जवाब हमको लगते थे, उस अर्थ में हम आगे बढ़ रहे थे। तो उस अर्थ में एक अच्छा सपोर्ट या अच्छा एक बल का स्थान जो है वो हमारा परिवार उसके लिए बना। और सभी लोगों को ऐसा वातावरण मतलब मिल पाया, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। और इसी से आगे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे हम आगे जैसे बढ़े, तो ये मतलब जैसे हमने खेती शुरू की, तो धीरे धीरे हमको बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे और अलग अलग लोगों से मिलना उस तरीके से होने लगा। एक जीवन शैली के बदलाव के रूप में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। उसी दौरान हमको जीवन विद्या से भी हमारा परिचय हुआ। तो ऐसे जो लोग आते रहे, उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब सहभाग या हम कहेंगे सहयोग रहा कि हमको ऐसा दर्शन मिल पाया। और इस दर्शन के परिचय करने से हमारा पूरा परिवार जो है उसमें जुड़ पाया, क्योंकि पूरे परिवार में एक तरीके से ऐसा वातावरण तो बना था कि हम सही के दिशा में कुछ प्रयास करें। लेकिन सही क्या है, इसका एक बहुत सटीक और निश्चित अनुमान जो है वो मध्यस्थ दर्शन से हो पाया। और उस अनुमान के आधार पे फिर धीरे धीरे हम लोग उसमें और कैसे अभ्यास और अध्ययन में आगे बढ़ पाए, इसी अर्थ में हम सभी लोग लगे हुए हैं अभी भी। मुझे यही दिखता है कि परिवार में यही सबसे एक बल की जगह है, जिससे हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और तो मैं ऐसा देख पाती हूँ कि धीरे धीरे जैसे परिवार से हम मतलब ये जो विचारों की एक प्रक्रिया है, वही एक्चुअली आगे बढ़ी धीरे धीरे। जो एक सवालों से लेकर के समाधान तक ही ये पूरा प्रयास रहा। और इसमें परिवार की भूमिका एक वातावरण को बनाना, ऐसे सोच विचार को स्थापित करना, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो अभिभावकों का बना रहा है इसमें, ऐसा मुझे समझ में आता है। बस बाकी मेरा जीवन विद्या, हमारा सभी का जीवन विद्या से परिचय 2012-13 के करीब हुआ पूरे परिवार का। और उसके बाद हम सभी लोग धीरे धीरे अध्ययन में जुड़े। एक धीरे धीरे मतलब सबकी सहमति तो पूरी बन गई थी, जैसे जैसे अनुकूलता हुई समय की, वैसे वैसे हम सभी लोग आगे बढ़े अध्ययन में। और इसी क्रम में फिर अभी हम सब लोग आगे लगे हुए हैं। और इसी अर्थ में फिर हमारी शादी भी हो पाई। तो उस तरीके से मैं आगे का भी प्रयास देख पाती हूँ कि ये पूरा जो है वातावरण धीरे धीरे कैसे बिल्ट होता है, ये समझ में आता है। सभी को धन्यवाद। अभी मैं श्रीमान जी को देती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी जी, बढ़िया, बहुत जबरदस्त। जिगर भाई जी, हाँ आमंत्रित हो आप। हाँ, नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो आज का जो विषय है, परिवार में वातावरण निर्मित हेतु गतिविधियों से उपलब्धियां, है ना। तो मैं तो इसको जैसे समझा था, मुझे नहीं पता था क्या था इसमें ना, तो मैंने जैसा अनुमान लगाया था, तो एक तो जो हम अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं एक यात्रा करके, उसमें क्या परिवार का कोई योगदान रहा है ना। और उसमें जो एक वातावरण हमको मिला जिसके कारण हम ऐसा निर्णय ले पाए हैं ना कि हमको इस दर्शन को समझना है और इसको समझ के ऐसा जीने का प्रयास करना है। तो उसके पीछे क्या क्या, जिसको हम बोल रहे हैं कि क्या क्या कारण रहे, या परिवार में क्या ऐसा वातावरण था जिसके कारण ऐसा हम निर्णय ले पाए। तो एक ये भाग है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था, जो मैंने सोचा था कि परिवार में हमको ये दर्शन जब सूचना मिली, या एक तरह से हमारा मन हुआ कि हमको इसको समझना है और इस तरह से हमको अपने जीने को सजाना है या परिवार में ऐसा वातावरण बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या प्रयास किया और उससे क्या उपलब्धियां हुई। तो मैं तो दूसरे भाग तो सोचा था, पर अभी दोनों भागों को मैं रख दूंगा। तो जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, तो हमारे परिवार में जो वातावरण रहा ना, तो एक तरह से परिवार तो मैं ऐसे समझता हूँ कि जिनके साथ हम निरंतरता में रहते हैं ना, वही परिवार है। तो
मेरे परिवार में मैं देखता हूँ कि माता पिता, दादा दादी, है ना, चाचा चाची, ये सब लोग हम लोग साथ में रहते थे। तो उससे जो माहौल मिला, एक वातावरण मिला, एक वो वातावरण है। और इसके पीछे मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, जैसे चाचा चाची है या आसपास का जो वातावरण है, जैसे शिक्षा संस्थान में हम जाते हैं जहाँ से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ से हमको एक वातावरण मिला। तो ये सभी का एक सम्मिलित रूप में मैं मानता हूँ कि एक प्रोडक्ट है ना। हम लोग इन सभी जो भी परिबल है, इसका एक प्रभाव है, उसके कारण हम कहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा परिवार जो है, एक तरह से मैं देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि जैसे हमारे पिताजी है ना और माता जी दोनों एक तरह से सर्विस क्लास जिसको हम कहते हैं ना, जो लोग नौकरी वाले एक वर्ग में आते हैं, वैसा परिवार रहा है ना। माता जी शिक्षक थे और पिताजी इंजीनियर थे ना, और एक नगर निगम में वो काम करते थे। दोनों अभी रिटायर है अभी की स्थिति में। तो उस वातावरण में मैं और हमारी एक बड़ी बहन, हम दोनों पले बड़े हुए। तो उस वातावरण में देखता हूँ तो मुझे जो वातावरण मिला, ये मिला कि जैसे समीक्षा होती है एक आसपास के हमारे जो भी परिस्थितियां होती है ना, उससे कोई निर्णय लेते हैं। उससे हमारे घर में ऐसा निर्णय था कि ये जो सर्विस वाला सेक्टर है वो ठीक है प्रोफेशन के लिए ना, और पढ़ाई लिखाई जो हमारी होती है उसी के लिए होनी है ना। दूसरी तरफ मैं ये भी देखता था कि जैसे दो हमारे एक्सीडेंट फैमिली है ना, जैसे पिताजी की साइड का जो फैमिली है, तो हम लोगों का ये जो पिताजी ने जो जॉब करना शुरू किया उससे पहले जो पूरा काम था है ना, जैसे अभी भी हमारे कुछ भाई बहन कर, तो हम लोगों का काम जो मंदिरों में पूजा करते हैं ना, ऐसा काम रहा। अभी भी कुछ लोग हम में से वो करते ही हैं। तो उसमें मुझे हमेशा इन सब चीज़ों से थोड़ा रहस्य भी लगता था और थोड़ा एक इंक्लिनेशन या झुकाव भी था कि इसमें क्या होता होगा, है ना। तो ये वातावरण का भी एक एक्सपोजर मिला था उस समय। तो उसका जैसे हम दादाजी के साथ कभी कभी मंदिर में चले जाते थे, वहाँ वो बैठे रहते थे 4-4 घंटे 5-5 घंटे, और वो कुछ शिवलिंग पे जो भी पूजा अर्चना करनी है वो सब करते रहते थे ना। तो जैसे छोटा बच्चा करता है वैसे हम साथ साथ में कर लेते थे। तो एक वो वातावरण मिला। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो जो मम्मी के साइड का जो पूरा वातावरण था ना, तो उसमें मुझे ये समझ में आता था कि वो सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे ना। सब लोग जितने भी है ना, मामा है, इवन नाना जी, ये सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए थे ना। और उसमें वो लोग जो आज की प्रचलित शिक्षा है वो नहीं, परंतु जिसको हम कहते हैं कि एक विचार के आधार पे है ना, कि उस समय एक दौर चला था जब एक गांधी विचार उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। तो उसके आधार पे कैसी शिक्षा होगी, उसमें जो शिक्षा में प्रयोग हुए उसी में से एक प्रयोग में मम्मी का परिवार भी पूरा जुड़ा हुआ था। तो एक वो वातावरण था है ना। तो उस वातावरण का भी एक प्रभाव था हमारे जीने में ना। तो मैं जब ये मतलब अपनी जर्नी को देखता हूँ तो उसमें समझ में आता है कि जब जब ये दोनों प्रभाव हुए है ना, तो इन दोनों प्रभावों में से कुछ कुछ चीजें हमको ठीक लगती थी और जो ठीक लगती थी वो हम मान लेते थे ना। तो उसमें परिवार की जो एक भूमिका मुझे समझ में आती है कि हर परिवार में एक भूमिका होती है कि जो उनको मतलब जो उनको परेशानियां होती है ना जिस चीजों से, वो नहीं चाहते कि हम लोग वो करें है ना। और उस समय या उस परिस्थिति में जो उनको स्वीकार होता है या उनको जो सबसे ज्यादा ठीक लगता है ना, वो चीज वो चाहते हैं कि हम लोग भी करें है ना, जो बच्चे हैं वो करें। तो हमारे माता पिता से हमको तो यही समझ में आया था कि कुछ भी करो पर इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो पढ़ाई जरूरी है ना। और जरूरी इसीलिए है कि नहीं करोगे तो आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी। तो ये एक भाग जो है, जो मुझे लगता है आम तौर पे सभी का एक वातावरण, मेरे आसपास जितने लोग थे उनका भी एक वातावरण था ना। तो ये वातावरण तो हमको मिला। इस वातावरण से क्या उपलब्धियां हुई, तो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि ये लगती है कि जो ओपननेस है ना, जिसको हम बोलते हैं कि एक मुझे जैसे मैं कहीं पे भी कुछ भी करने गया तो एक मुझे बंधा हुआ वो कभी नहीं मिला कि नहीं ये नहीं कर सकते ना। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने जो भी अभी तक किया है ना, उसमें भले ही अपने मन नहीं हो फिर भी एक सपोर्ट रहा है घर से ना, कि ये ठीक तो नहीं है करना, पर ठीक है तुम करना चाहते हो तो करो। तो ये एक उपलब्धि मुझे लगती है। और मुझे उसमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये वातावरण की भी समीक्षा या एक अपने अंदर भी एक मूल्यांकन रहता है कि ठीक है हमने जो किया उसे हम जहाँ तक पहुंचे हैं ना, और
हो सकता है कि हमने जो किया उसमें हम जो निर्णय नहीं ले पाए वो आगे जाके कोई ले पाता है, तो हमको उसको स्वीकारना चाहिए। ये मुझे सबसे बड़ी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुझे उपकार कहो या जो भी कहो, ये घर से मिला। तो ये जो नई चीजों को जो उसमें संशय रहता है, उसमें डर रहता है कि इसके तो कुछ नहीं होगा या इससे क्या होगा, फिर भी उसको अपनाना है ना, और फिर भी उसको अपने भय के साथ ना उसको बना के रखना और फिर भी उसको आगे बढ़ने देना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मुझे अपने परिवार से मिली। तो एक तो ये भाग था ना। दूसरा, हेलो भैया एक बात तो ये भी शेयर करिएगा कि जीवन विद्या में निष्ठा कैसे बनी आपकी हाँ, इन सब उसमें, उसको जरूर हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल हाईलाइट करूंगा। तो इन सब क्रम से चलते जब मुझे लगता है कि जैसे हम जीवन विद्या में बात करते हैं कि मूलतः तो हम इन सब से जो भी एक तरह से हमारा कार्यक्रम है ना, कि हमको ये दुनिया में जाके कुछ काम करना है, ये करना है, वो करना है ना, और उसमें आगे जाके फिर जैसे हम जैसे नौकरी में गए तो हमको ये समझ में आया कि अगर हमको यहाँ पे टिकना है तो हमको शोषण या तो करना पड़ेगा है ना, या तो फिर चुपचाप अपना करवाते रहो शोषण ना। तो जितनी भी पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद 3-4 साल काम करने के बाद हमको इतना समझ में आया कि ये हमको स्वीकार नहीं हो रहा ये सारी चीजें है ना कहीं इसमें मन जो है उचट जाता था इन सब चीजों से। तो फिर जब हमने घर में ये बात रखी कि हमको ये सब ठीक नहीं लगता और हमको लगता है कि हमको थोड़ा समय चाहिए, बताया क्या करोगे, हमको लगा कि कुछ ऐसे लोगों से मिला जाए ना जिन लोगों ने ऐसा कुछ शोध किया है या जो कुछ मतलब चीजें ढूंढ रहे है ना। तो सवाल थे और उस सवाल के जो भी उत्तर थे वो नहीं मिल रहे थे और मुझे लगता था कि वो परिवार में नहीं थे इसलिए नहीं मिले ना। तो सबसे अच्छा काम ये हुआ कि परिवार ने उसको स्वीकार किया कि ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो तुमको 1 साल समय चाहिए तो समय लो और तुम आगे जाके इसको एक्सप्लोर करो। तो उसी समय मुझे लगता है 2014 के अंत में ही सबसे पहले जीवन विद्या के संपर्क में आना हुआ था ना। तो उस समय ये बात सुनी थी ना, और मुझे लगता है कि अध्ययन का क्रम तो 2016 में शुरू हुआ। इन 2 वर्षों में 15 में तो बहुत सारी जगह जाना हुआ ना, कुछ क्षेत्र में जो लोग काम करते थे उनसे मिलना हुआ, उन बातों को जानना हुआ, और कहीं ना कहीं एक ऐसा कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा दिलासा मिला कि जो भी ये परिस्थितियां हैं या जो भी व्यवस्था है इसके आंसर्स मिल सकते हैं ना, और कुछ लोगों ने उसमें काम भी किया है। तो इसी क्रम में जीवन विद्या का परिचय हुआ था और फिर शिविर भी किया था ना, और मुझे लगता है उसी समय 16 में मन बन गया था कि हमको इसको समझना है ना। और अध्ययन एक प्राइमरी चीज है, ये चीज मुझे समझने वाली जो भाग है उसको मैंने स्वीकार किया था उस समय ही। और हाँ, वो सबसे जो दूसरा मुद्दा मैं बात बता रहा था कि परिवार में वातावरण निर्मित गतिविधियों से उपलब्धियां है ना। तो जो मैंने सोचा था कि जैसे सबसे पहले हमको कोई सूचना मिलती है ना, तो हमारे अंदर एक उत्साह होता है, दूसरा हमारे अंदर एक जोश भी होता है कि हम जो है कल जाके पूरा सब बदल देंगे है ना। जैसे हम लोग विद्या में पढ़े हैं कि परिवार की जो डिजाइन है ना, उसमें एक सीमित संख्यात्मक नर नारियों का समूह है ना, जो समाधान समृद्धि के लिए एक दूसरे के पूरक है। तो तुरंत ही हमारा एक चित्रण बनता है कि हम जो है कल जाके दूसरे दिन ही अपना परिवार है इसमें ट्रांसफर कर लेंगे ना। तो मैं अपने साथ भी ये देख पाया कि ये चीजें होती है ना। तो फिर हम लोग ये जो परिवार की एक जो डेफिनेशन है ना, एक जो परिभाषा है उसके अनुसार अपना परिवार कैसे हो जाए उसके लिए सोचना शुरू करते हैं ना। और फिर हमको लगता है हम तो ठीक ही है, बाकी सबको ठीक करना है। तो उसके लिए फिर जो एक दबाव बनाते हैं हम परिवार में ना, तो मैं ये देख पाया कि इन सब चीजों में जो भी हम बनाने गए या निर्मित करने गए ना है ना, और उसको सोच के फिर जो गतिविधियां प्लान की गई ना, उसमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं ना, जैसे मैंने घर पे आके बताया कि हम जब जो भी लोग सब कुछ जी रहे हैं ना, ये सब तो गड़बड़ है ना, और हमको इसको बदलना होगा, तो कल से जो है ये सारा चीजें एकदम से हम ट्रांसफर कर देंगे ना। तो इसके लिए फिर जो अपना सोच विचार होता है और इसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसमें दोनों चीजों से सफलता नहीं मिलती। एक तो हमारी योग्यता का भी हम अधिमूल्यन कर लेते हैं, हमको लगता है हम समझ गए, बाकी सबको समझना है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि हम सामने वाले की यानी कि जो परिवार में सभी सदस्य हैं उनकी परिस्थिति का भी आकलन नहीं कर रहे हैं है ना। हम देखेंगे तो अगर समझने की प्रवृत्ति नहीं है और हम एक दबाव पैदा करते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शन समझने में चूक हो गई
ना, क्योंकि इतने सालों के बाद मुझे इतना समझ में आया कि दर्शन जो कह रहा है ना, उसमें किसी भी संबंध में या कहीं पे भी चलने में जो प्रमुख बात मुझे जो अभी हाईलाइट होती है वो यही है कि दयापूर्ण जो व्यवहार है ना, यानी कि जीने देकर जो जीना है, बहुत प्रमुख बात है ना। तो फिर जो अपनी सीमा है वो समझ में आई कि अपनी सीमा में इतना ही है कि समाधान जो है वो हमारी सीमा में है ना। जैसे दर्शन में भी लिखा है कि व्यक्ति की सीमा में समाधान ही। समृद्धि जो है वो परिवारगत एक तरह से लक्ष्य है, परिवार लक्ष्य के रूप में ही उसको पहचाना है ना। तो जब तक परिवार में सबकी सहमति नहीं होगी ना, और अगर हम समृद्धि के लिए करते हैं तो उसमें फिर एक दबाव ही क्रिएट होता है ना। उस दबाव से जो बारीक मुद्दा है ना, या दयापूर्ण जो व्यवहार है वो छूट जाता है ना। और वो छूटने से अपने अंदर भी एक एक डिससेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं ना, कि अतृप्ति रहती है। तो एक तो होता है कि हम जो लक्ष्य बनाते हैं वो व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, एक होता है कि पारिवारिक लक्ष्य होता है। तो जो मुझे समझ में आया वो यही हुआ कि पारिवारिक लक्ष्य है वो पारिवारिक सहमति से ही होगा, है ना। और उसमें सबसे मुख्य बात जो है वो दृढ़ता है, हमको धैर्य रखना पड़ेगा इन सब चीजों में। इसीलिए जो ये घायल करके जो चलने वाली विधि है ये तो नहीं चलेगी, है ना। और वो बहुत समय बाद समझ में आया। तो ये मुझे लगता है अध्ययन का ही फल है कि ये चीजें स्पष्ट हुई, है ना। जैसे अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन जो मेरा अप्रोच था, है ना, आज जो परिवार के साथ या किसी भी संबंध में एक अप्रोच है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज है ना। अभी ये थोपने वाली बात जो है वो तो मुझे लगता है नहीं, हम करते हैं, हमको ठीक लगता है। और अगर यदि किसी को वो चीज समझने की आवश्यकता है ना, और वो कैसे उसमें हो जाए, उसके लिए अगर हम सहज विधि से चल पाए तो ठीक है ना। तो ये मुझे अभी दिखता है ना, और इसकी उपलब्धि भी दिखती है कि जितना हम सौम्य तरीके से या जो इसको हम कहेंगे जीने देकर जीने वाली प्रवृत्ति से अप्रोच करते हैं, उससे लोगों का भी अपने प्रति एक जो अभिगम है बदलता है। लोग सुनने की स्थिति में आते हैं। हम सुनाने की स्थिति में होते तब कोई सुनता नहीं है, पर जब लोग सुनने की स्थिति में होते हैं तो वो हमको सुनते हैं। तो तब तक तो यही लगता है कि धैर्य रखा जाए, है ना, और जो भी सहज रूप में परिवार में हम कर पाते हैं, समाधान वाला काम कर सकते हैं, उसको किया जाए। तो ये तो मुझे परिवार के साथ जो भी एक वातावरण है, वातावरण तो मैं ऐसे ही समझता हूँ कि जो दर्शन में कहा गया है ना, ऐसा जो मानवीयतापूर्ण वातावरण है उसको मैं वातावरण समझाऊं। तो ये वातावरण बनाने के लिए, ये जो निर्मित करने के लिए जो भी प्रयास है वो इस दिशा में जो भी मैंने किए और इससे कुछ कुछ उपलब्धियां हुई, और इसमें जो भी प्रयोग किए कुछ सफल रहे कुछ असफल रहे, उसको इतने समय में रखा। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोनों की अभिव्यक्ति से ये तो पता चल रहा है कि परिवार में जो है हमारे परिवार का भी और जहाँ हमारा विहार के अंतर्गत होता है इनका संयुक्त प्रभाव पड़ता है, और जीने देना ही जीना है। तो हमको धीरता के साथ संबंधों में चलना होगा और सहज समाधान के लिए प्रयास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अगली प्रस्तुति के लिए जो आदरणीय जयश्री दीदी जी और सिंटू भाई जी हैं, तो इनका मैं थोड़ा सा परिचय रख दूं। तो दीदी जी भी आज जो ये तीनों बहनें, अदिति दीदी, अपूर्वा दीदी और जयश्री दीदी, तीनों बहनें हैं और उन्हीं की आज प्रस्तुति है। तो जयश्री दीदी जी अभी 4-6 महीने पहले ही रायपुर शिफ्ट हुई है और वैसे पुणे के रहने वाले हैं। और दीदी का पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन समाज कार्य में अर्थात MASW में हुआ है, MSW। और 3 वर्ष तक दीदी ने जॉब भी किया और 2014 से इनका जीवन विद्या से जुड़ाव हुआ। 2016 में अध्ययन शिविर भी हुआ और 2017 में सिंटू भाई जी का हुआ, और सिंटू भाई जी का भी पीजी इसी में हुआ है। तो और सिंटू भाई जी जो है मूलतः अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कोलकाता में हुई है, उच्च शिक्षा मुंबई में हुई है, पीजी MSW में हुआ है तो समाज सेवा में, और वर्तमान में दोनों दंपति के यहाँ रायपुर में शंकर नगर में एक स्वीकृति करके जो शॉप खुली है जिसमें सारी ऑर्गेनिक चीजें जो हमारे जीवन विद्या से रिलेटेड भाई जी बहन जी जो भी स्वावलंबन के रूप में करते हैं वो सारी सामग्री उपलब्ध होती है। और दोनों रायपुर के कृषि क्षेत्र में कार्यरत संस्था से जुड़कर काम कर रहे हैं, और निष्ठा तो ये देख ही पा रहे हैं कि इन लोग इतने कम उम्र में इतना इन्होंने निर्णय लिया कि हमको ऐसा ही जीना है, ये विकल्प, यही विकल्प है और ऐसा ही जीना है।
तो और स्वभाव तो सभी का एक जैसा ही, बहुत सहजता सरलता, और साथ ही जो मेहनत वाला पार्ट है, परिश्रम वाला पार्ट है, निष्ठा वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा आप तीनों बहनों में और भाईजियों में मैं देख पाई हूँ। तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ जयश्री दीदी जी और सीटू भाई जी को। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद जिगर भैया, आदित्य दीदी। तो सभी को नमस्ते और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, और जो भी मुझे अभी तक सहायता मिली जिनसे, उनके प्रति भी कृतज्ञता। और आप सभी उत्सव पारा के परिवार है, उनको काफी धन्यवाद और शुभकामनाएं भी। आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इतना अच्छा सबके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो आपके लिए, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। तो इसमें मूल में मैं संस्कार, वातावरण और अध्ययन, ये तीनों हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैं देखती हूँ। तो इसमें वातावरण भी जो है वो एक मानव निर्मित देखते हैं, हम लोग नैसर्गिक देखते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मानव निर्मित, जहाँ पे एक परिवार स्वरूप या जो मानव के एक साथ आने से हम लोग में एक वृद्धि हुई या एक क्या बोलते हैं, निष्ठा बनी, या फिर जो गति मिली, वो हम लोग के लिए कैसे उपयोगी रहा और उससे क्या क्या उपलब्धि हुई। तो जो उपलब्धियां हैं और जो गतिविधियां, ये मैं साथ में रखते चलूंगी। और मेरा जो वातावरण है वो एटलीस्ट 4-5 बार बदलते गया है, तो मैं सबको सम्मिलित रूप में धीरे धीरे रखूंगी। तो पहले में तो मैं रखूंगी कि मेरा जो जन्मदत्त कुटुंब था वो वातावरण थोड़ा सा अलग था। तो मेरी 4 साल की उम्र में मेरी माँ गुजर गई थी, तो जो सिंगल पेरेंटिंग ही था, मतलब हम 3 भाई बहन और मेरे पिताजी। तो जो पिताजी थे, तो पिताजी को मैंने देखा था एक ऐसे दौर से गुजरते हुए भी, और ऐसा भी होता था कि वो काफी सारी चीजें हम लोग संवाद करते थे, एक शेयरिंग होता था। तो वो शेयरिंग से थोड़ा सा ध्यान आकर्षण होता था, एक स्थिति परिस्थिति समझने के लिए उसका हेल्प होता था। तो उससे एक संवेदनशीलता भी जागृत होती थी कि ये आदमी जो इस दौर से गुजर रहा है, इस स्थिति से जा रहा है, तो फिर मेरी एक जिम्मेदारी का भाव आता था कि मैं भी इसमें कैसे उपयोगी बनूं, कैसे भागीदारी कर पाऊं। इसी अर्थ में मुझे दिखता था कि वो एक वातावरण और स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, और बड़ी बहन होने के नाते तो वो मतलब सहजता से मुझे जिम्मेदारी दिखती गई। उसी अर्थ में मैं कैसे उपयोगिता मेरी रहे, उसी अर्थ में ही मेरा पूरा नियोजन था, काम था। और दूसरा ये पार्ट भी दिखता है कि छोटे छोटे जो निर्णय लेना है उसमें पिताजी मेरा मतलब राय पूछते थे, तो एक निर्णय प्रक्रिया में भी मुझे सहभागिता दिखाई दी। तो उससे थोड़ा सा मतलब एक आदमी की पहचान होना उसके लिए भी उपयोगी रहा। और दूसरा, जैसे कि मैं लड़की थी और एज भी थोड़ा बड़ा था, तो उसमें थोड़ा सतर्कता भी थी मेरे में कि जो बाहरी वातावरण है या बाहरी जो लोग है उसको मैं काफी मतलब अच्छे से पहचानने लगी थी उस उम्र में कि किससे सावधानी से किसके साथ सावधानी बरतना है, किसके साथ हम सहजता से प्रस्तुत आ सकते हैं। तो ये काफी मतलब सतर्कता से होता था मेरे साथ। तो ऐसे ही एक माहौल में, एक जिम्मेदारी के भाव में, तो एक स्वयं स्फूर्त मतलब स्वयं की जिम्मेदारी को भी मैं पहचान रही थी कि इस एज में या इस उम्र में मेरे से क्या अपेक्षा हो सकती है, उस अर्थ में मैं कैसे निर्वाह करूं। तो जैसे मैं मतलब पिताजी गुजरने के बाद एक संस्थान से जाना हुआ, तो उसको बाल सदन या अनाथ आश्रम जैसे आप कह सकते हैं। तो वहां पे भी मुझे बहुत बढ़िया वातावरण मिला कि जो दीदी और जो हमारे मतलब वहां पे 4-5 घर थे और एक घर में एक माँ और 10 बच्चे, ऐसा वहाँ का माहौल रहता था। तो वो वहाँ पे जो मेरी मतलब माता ही कह सकते हैं, उनके साथ जो हम लोग की परस्परता होती थी, काफी अपनापन और घर जैसा लगता था, एक परिवार जैसा लगता था। और वहाँ पे मुझे काफी एक्सपोजर भी मिला, जैसे काफी मतलब क्या कहेंगे कि एजुकेशन के अर्थ में अलग अलग विजिट करने के लिए लेके जाना, फिर अलग अलग लोगों का वहाँ पे आना, ऐसे लोगों के साथ संवाद करना, फिर ऐसे लोगों के साथ शेयरिंग करना, तो ऐसा पूरक वातावरण था। और इसी के अर्थ में अगर मैं जोड़ना चाहूंगी तो कि स्वयं की एक जिम्मेदारी के हिसाब से मैं
मेरे से जो अपेक्षा थी, इससे पढ़ाई में मैं काफी बढ़िया थी, खेल कूद में और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो होती है या ड्राइंग करना है, रंगोली निकालना, ये सब मतलब पूरे निष्ठा के साथ मैं करती थी। और वहाँ के जो बाकी बच्चे थे जो मेरे ही उम्र के थे, तो उनके साथ जो एक ट्यूनिंग बैठ गया था वो भी काफी बढ़िया था। और सब मतलब अलग अलग स्थिति परिस्थिति से गुजरते आए हुए थे, तो उसके प्रति थोड़ा संवेदना का भाव भी आता था। तो एक म्यूचुअली शेयरिंग होना या फिर एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी होना, ऐसा एक वातावरण वहाँ पे था। और जो वहाँ के ट्रस्टी या फिर वहाँ के जो विश्वस्त है, उनके साथ भी काफी सहजता से मिलना जुलना होता था, ऐसा फॉर्मल वातावरण नहीं था। तो जिसके कारण उनका आचरण भी हम देख पाते थे, तो वो काफी सहज और एकदम प्लानिंग पूर्वक और एक भेदभाव का भाव ही नहीं दिखता था मुझे। तो उनके जो आचरण से और उनसे जो बातें हुई थी, वो मतलब एक काफी सीखने का माहौल था मेरे लिए, काफी बढ़िया रहा। और इसी में ही चलते एक्चुअली इस संस्था से भी जुड़ना या बाल सदन से भी जुड़ना इस तरह से हुआ भी, जो मेरा फिलहाल का परिवार है या मैं जिसको अपनी माँ मानती हूँ, कल्पना संचेती जी, तो उनसे भी मिलना मुझे इसी दौर में हुआ। जो पिताजी गुजरने के बाद भी मुझे उनसे क्या कहूँ, मैं उनसे काफी प्रभावित थी, क्योंकि मैं पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी तो वहाँ पे वो आते थे, कुछ कुछ बच्चों के साथ उपक्रम गतिविधियां करते थे, तो मुझे काफी प्रभावित किया, काफी अच्छा लगा। तो वो चित्र या फिर उसका ध्यान मेरे मन में बैठ गया था। तो फिर जब पिताजी जाने के बाद भी उनको ही फिर मैंने कांटेक्ट किया, तो सहयोग से ऐसा हुआ, बढ़िया हुआ कि उन्होंने भी इस मेरे अभिभावक के रूप में दायित्व कर्तव्य को स्वीकारा और उनके ही क्या कह सकते हैं, उनके ही मार्गदर्शन से मेरा बाल सदन में भी आना हुआ। मेरा शिक्षा के लिए भी अच्छे से दिशा उनके ही मार्गदर्शन में मिली, और एक वैचारिक गतिविधियां जो है वो भी उनके ही मार्गदर्शन में काफी सटीक होते गए। तो जैसे हम लोग मतलब एक परिवार का हिस्सा ही हम हो गए, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कुछ अलग है। हम तो काफी उत्साही रहते थे जब छुट्टियों में हम लोग घर में आते थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जब फोन आता था तो काफी बढ़िया लगता था। तो फिर मुझे कुछ कुछ गतिविधियां याद है, जैसे हम लोग कभी भी मतलब गर्मियों की छुट्टी में आते थे घर पे, तो हम लोग कुछ कुछ गतिविधियां ऐसी करते थे, मतलब कुछ उपक्रम ऐसे करते थे जिससे जैसे पेन स्टैंड बनाना है, या फिर पुराने कपड़े का डोरमेट बनाना है, या फिर कुछ अपनी नोटबुक्स बनाना है। तो इससे मतलब हमें पता चलता था कि जो पेपर है, पानी है, कपड़ा है, उसका सदुपयोग कैसे करना है। तो ये एक एक्शन तो हुआ ही, एक्शन के साथ वो जो उसका कारण है, उसका महत्व वो इतने अच्छे से रखते थे कि वो पूरे मतलब मन में फिट हो जाता था। तो ऐसे ही मतलब जो सम्मान का भी भाग है, वो भी मैं ऐसे देखती हूँ कि जो वस्तुएं है, जो भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसमें किसका शारीरिक श्रम और किसकी मानसिकता इन्वॉल्व है, इसका सम्मान करना वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसलिए जो सब्जी वाले हैं या जो भी ऐसा काम करते हैं, उनके साथ बार्गेनिंग करना है नहीं करना है, फिर उनके साथ आचरण कैसे होना चाहिए, उनसे वस्तु ला के फिर उसका कैसे उपयोग करना है, ये पूरा मतलब समग्रता से जोड़ के वो बताते थे। तो बताने का तरीका उनका इतना सारा मतलब अलग अलग एंगल से रहता था। जैसे कोई फिल्म दिखाई है, किसी लोगों से मिलने के लिए लेके गए हैं, कुछ बुक्स में आर्टिकल्स आए हैं, कुछ हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो एक मतलब हर क्षण ऐसा लगता था कि सीखना भी हो रहा है और साथ में कुछ एक्टिविटी भी हम लोग खुशी खुशी से कर रहे हैं, तो दोनों साथ में ही होता था। और जिससे ही इतना दृष्टि मतलब बढ़ते गया कि वो अभी भी मतलब बना हुआ है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो वही प्रधान दिखता है मुझे। तो मुझे याद है एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी, जब ग्रेजुएशन और 12th में मैं थी, तो उन्होंने मुझे एक कृतज्ञता के ऊपर एक्टिविटी करवाई थी कि अभी तक मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें किसका किसका रोल रहा, कौन कौन मेरे इस अभी के स्थिति के लिए भागीदार रहे और उनसे क्या क्या सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, इसका लिस्ट बनाने के लिए कहा। तभी फिर मेरा ध्यान गया था, अच्छा इतने सारे लोग हैं जिनके सहायता से मैं अभी तक यहाँ पे पहुंची हूँ। तो वो एक भाव अलग से ही मेरे में आया हुआ था, जो मुझे काफी बढ़िया लगा था। तो ऐसे काफी मतलब स्वयं को पहचानने के लिए भी
या फिर जो शिक्षा में मेरी क्या रुचि है उसके आधार पे जो निर्णय लेना है, उसके लिए भी वो इतना अच्छे से कभी निर्णय नहीं बताते थे, तो एक प्रक्रिया से गुजरते हुए लेके जाते थे जिससे स्वयं स्फूर्त निर्णय बन जाता था। तो ये बहुत ही बढ़िया एक तरीका मुझे लगा। तो एक सिर्फ एक्टिविटी करके भी कुछ नहीं होता है, तो एक उसके साथ कारण का और एक क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन और एक एक्सपोजर से जोड़ के ओवरऑल वो लेके आए। तो यही एक आधार बना था कि जैसे जब मैं हॉस्टल में थी 5-6 साल, तभी भी वो बना रहा। इसी के अर्थ में कि हॉस्टल में हम तो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी का दबाव नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, और जो कुछ बच्चे या स्टूडेंट कह सकते हैं वो हमारी एज के रहते हैं, तो उनका कुछ कुछ एक्टिविटी चलते रहता है। तो इससे भी जो सदुपयोग करना है या फिर जो सामान्यकरण है अपने जीने में और आवश्यकता को भी सुनिश्चित करना है, उसका इतना अच्छा मतलब उन्होंने कुछ कुछ एक्टिविटीज की थी और मुझे भी वो स्वीकार हुई थी, और तर्क रूप से भी और कारण रूप से भी मुझे पूरा उसको महसूस हुआ था। तो उसके आधार पे फिर मेरा आचरण भी वैसा ही रहता था। तो उल्टा मैं उनसे प्रभावित नहीं होती थी, वो मेरे से ज्यादा प्रभावित होते थे। ये आपका ऐसा सोच आया कहाँ से है, फिर आपको किसने ऐसा बताया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैं देखती थी हॉस्टल में भी, तो एक करियर को लेके, हाई एजुकेशन को लेके, फॉरेन में जाना है, इसको लेके काफी कंपटीशन चलता था और एक दूसरे में उसी के अर्थ में खिंचातानी बातचीत, तो वो एक वातावरण या वो प्रभाव ऐसे रहता है। दूसरा एक पीयर प्रेशर भी रहता है, मतलब मेरा जो कॉलेज था वो मुंबई में था, तो काफी थोड़ा सा एक उच्च स्तरीय लोग वहां पे आते थे, तो उनका रहन सहन, कपड़ा, उनका सोचना काफी अलग रहता था। मगर ऐसे वातावरण में मैं खुद के विचार के साथ या खुद के स्वीकृति के साथ बने रही। इसके लिए ये सारी एक्टिविटीज या ये सारे जो भी कारण है ये मुझे काफी उपयोगी रहे। तो इसके लिए ये कभी भी मुझे ये बाहरी जो वातावरण है उसका प्रभाव मेरे पे आया ही नहीं। जैसे करियर को लेके भी मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ कभी, और जो हायर एजुकेशन है, फॉरेन में जाना है, फिर मुझे हाई सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, जो कि मैं लगभग 5 या 6 साल इस वातावरण से घिरी हुई थी कि लोग सब यही बातें ज्यादा कर रहे थे, और वस्तु के प्रति भी काफी आकर्षण रहता था। मतलब मैं जिस जनरेशन के जो मेरे दोस्त थे उनके साथ, तो फिर कभी वस्तु का भी इतना आकर्षण मुझे लगा नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी का भी, क्योंकि इसके मूल में मतलब निरंतर घर पे डायलॉग होता था कि इसकी आवश्यकता कितनी है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये जब स्वीकार हो जाती है तो हम कौन से भी वातावरण में जाए तो वो बने रहता है। तो ये काफी एक बढ़िया बात रही। और जीवन विद्या से जब परिचय हुआ, परिवार के थ्रू ही हुआ, तो शुरुआत में मुझे बात इतनी समझ में नहीं आई, मगर जब अध्ययन किए तब थोड़ा सा अनुमान आया, एक सूचना रूप में मेरे पास आया। तो 2017 में भी मेरे श्रीमान जी का हुआ, और हम लोग की शादी भी हम लोगों को जो समीक्षा साथ में भी हम लोग, तो उसके लिए जीवन में स्पष्टता आने के लिए, तो जब हम अरुणाचल प्रदेश में 1 साल गए थे मेरे ससुराल में, तो उनके साथ समय गुजारने के लिए यही महसूस होता था कि विकल्प को तो इसको ही जीना है, इसका ही प्रयास था। और मैं भी जांच रही थी कि उस वातावरण में भी मेरा सोच है या मेरा जो कार्य व्यवहार है उसी के अर्थ में ही समर्पित था। जैसे वहां पे भी जो खेती के प्रयोग है, शिक्षा में प्रयोग है, उत्पादन कार्य है, और जो संबंध के ऊपर जो हम लोगों ने वहां पे थोड़ा अभ्यास किया है, काफी उपयोगी रहा हम लोग के लिए। और जो बच्चों के साथ मतलब मेरे जो श्रीमान जी उनके बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, उनके साथ मैंने काफी प्रयोग किए हैं। तो जब मैं प्रयोग करने जाती हूँ तो मेरी माँ, मतलब हमारी माँ ने जो बचपन में किया है गतिविधियां, वो एक दृष्टि प्रधान रहती थी, और उसमें फिर जीवन विद्या का ऐड होता जाता था। जैसे हम लोगों ने एक बार बच्चों के साथ मिलकर एक डायरी तैयार की थी, तो डायरी में बच्चों ने अपनी कहानी लिखी थी, बच्चों ने अपना पिक्चर बनाया था। तो उस कहानी में भी हम लोगों ने मेरी माँ मेरे लिए दिन भर क्या क्या करती है, मैं क्या क्या करता हूँ, सब पूरे परिवार का मिला के एक डायरी बनाया था।
तो वैसे ही पौधे का कुछ निरीक्षण करना है उसको लेके, या तैरने के लिए जाते हैं तो उसमें भी कुछ पत्थर का, पंछी का, ये सब निरीक्षण जो है वो मैंने मेरी माँ से सीखा था और मैं भी वो प्रयोग करने लगी थी। तो मुझे काफी अच्छा उसका रिजल्ट भी आया। तो वो मेरे में पूर्ण स्वीकृति उसी दृष्टि के साथ काम करते हुए मुझे दिखाई दिया। इवन यहाँ पे जब रायपुर में भी आए कि अध्ययन के अर्थ में सहयोगी वातावरण होगा, तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि हम दोनों की ही जो मतलब क्या बोलती चाहना रहती है, तो उसी अर्थ में ही झुकाव होता है। जैसे हम जो काम भी कर रहे हैं तो उसी अर्थ में हम लोग ने जोड़ लिया कि विनिमय के अर्थ में कुछ भागीदारी कर सकते हैं, तो जीवन विद्या परिवार के साथ जुड़ के कुछ गतिविधियां हो सकता है, तो एक म्यूचुअल, वो भी हमारे लिए पूरक रहेंगे, हम भी उनके लिए पूरक रहेंगे। तो एक मतलब परस्पर एक ऊर्जा का नियोजन भी हो जाएगा अच्छे काम के लिए। इसी अर्थ में भागीदारी को भी हम लोगों ने यहाँ पे काम के जरिए सुनिश्चित किया। तो ऐसा बढ़िया रहा। तो अभी भी परिवार में हम दोनों का मतलब जो जीवन विद्या के आधार पे ही जो मतलब दिशा है वो निश्चित होते होते जा रहा है धीरे धीरे, और जैसे ही आगे जा रहे हैं तो बहुत योग सहयोग भी जुड़ते जा रहे हैं, तो काफी स्पष्टता आती जा रही है और इससे एक नया वातावरण बन रहा है। तो एक उत्साह का, भले ही बाहर कैसा भी हो, मगर एक उत्साह का और एक गतिदायक प्रेरणादायक वातावरण स्वयं में भी है, और ऐसा वातावरण आदमी ढूंढ भी लेता है, उससे ही चिपक जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया में मेरे जो 4 भाई बहन है उनका काफी प्रेरणा रही, अभी भी होती रहती है। तो काफी बढ़िया रहा ये पूरा जर्नी। तो मैं मेरे श्रीमान जी को अनुरोध करती हूँ कि वो भी रखे कुछ। तो दीदी बोले। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी जी। बहुत बढ़िया से आपने ये बताया कि बचपन में जैसे माता पिता दृष्टि विकसित कर देते हैं सूक्ष्मता से प्रकृति के कण कण को ऑब्जर्व करने का, चारों अवस्थाओं को, तो एक दृष्टि हमारी विस्तृत होती है देखने की, जिससे हम उनकी उपयोगिता, सदुपयोगिता और संवर्धन पे ध्यान जाता है। और दूसरी बात ये कि यदि सारी चीजों की आवश्यकता उपयोगिता हमको पता होती है तो फिर बाहरी वातावरण का दबाव हम पर नहीं पड़ता है, आवश्यकता पता होने से। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, एक एक बात सबके लिए उपयोगी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिंटू भाई जी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते। श्रद्धेय नागराज बाबा जी का स्मरण करते हुए और जीवन विद्या अभियान में जितने भी वरिष्ठ लोग जुड़े हैं, जिनके मार्गदर्शन पे हम लोग गति कर पा रहे हैं, और उसी के रास्ते चलते हुए उत्सव परा परिवार में जो एक विशाल रूप में जो एक योजना के रूप में प्रयास किया जा रहा है, उसको बधाई देते हुए मैं मेरे कुछ बिंदुओं को रखना चाहूंगा आपके सम्मुख में। तो जैसे हमको सबको पता ही है कि हर एक व्यक्ति हर एक जीवन जब शरीर चलाने के लिए जब जन्म लेता है तो 3 बिंदु उसमें उल्लेख किया है बाबा जी ने भी, कि संस्कार, वातावरण और अध्ययन। तो मैं मेरे वक्तव्य में मैं इन 3 बिंदुओं को रखते हुए मैं धीरे धीरे चलूंगा। तो मेरा जन्म अरुणाचल प्रदेश में एक किसान परिवार में हुआ है। तो क्योंकि किसान परिवार में जन्म हुआ है, मुझे अब मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक श्रम के प्रति ऐसा ये रहा है, तो श्रमशील होने का ऐसा एक स्वीकृति रहा ही है बचपन से। और दूसरा उसके साथ साथ जो है एक ना, अभी आजकल जब देखते हैं कि श्रम के आधार पर एक भेदभाव वाला होता है कि ऐसा कोई मान लो ऐसे कचरा उठाता है तो उसको अलग भाव से देखा जाता है, और कोई ऐसा है कुछ नीच वाला जो भाव है, तो वो मुझ में ऐसा रहा नहीं। तो वो अभी मैं स्मरण करता हूँ तो वो दिखता है। तो वाला पार्ट को देखते हुए तो आगे और भी जो बचपन में कुछ यादें ऐसी आती हैं, जैसे माता पिता कार्य में व्यस्त रहते थे, तो जो भी कार्य वो लोग करते थे हम उस वक्त देखते ही थे। तो कुछ कार्य में हम लोग हाथ बटाते थे तो अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे कि मैं बचपन में याद है कि गाय बैल चराने लेके जाता था और खेत में भी थोड़ा बहुत कुछ सहयोग कर पाता था। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा देख के सीखता ही है। तो घर में जो वातावरण होता है, जो भी लोग सदस्य जो है वो जो कुछ भी करते हैं वो देख के सीखता ही है, और ऐसा नहीं कि उसमें आलस्य है या करने के ये नहीं, तो वो देख के सीखता है। और उसमें अगर ऐसा वातावरण और भी जो वो सही दिशा देने लायक अगर परिवार सदस्य रहते हैं
तो और बढ़िया उसका जो एक अंदर में संस्कार है और जो अध्ययन प्रक्रिया है वो और कुछ होता है। तो इसी को चलते हुए मेरी पढ़ाई के लिए कोलकाता जाना हुआ। तो कोलकाता में वहाँ पे भी जो एक हॉस्टल का वातावरण मिला, तो नया नया 9 साल की उम्र में मुझे हॉस्टल जाना हुआ। तो वो भी इसलिए क्योंकि हमारे गांव में पढ़ाई का उतना माहौल अच्छा नहीं था, तो शहर कोलकाता में भेजा गया क्योंकि वहाँ पे मेरा जिंदगी ठीक ठाक हो जाए उसी के अर्थ में, तो वहाँ हॉस्टल में भेजा गया। तो हॉस्टल में वातावरण थोड़ा अलग रहा, तो वहाँ पे भी ऐसे उतना दिक्कतें नहीं आए। घर तो थोड़ा बहुत याद आता था, लेकिन वहाँ का जो वातावरण रहा वो भी बढ़िया रहा। तो वहाँ का जो भी वार्डन वगैरह होते थे, जो भी सुपरिंटेंडेंट होते थे, तो हम लोग को देखभाल करते थे। और साथ ही में जो हमारे जो परस्पर जो भी हम क्लासमेट रहते थे हॉस्टल में, तो आपस में एक बढ़िया सा एक परस्पर सहयोग और उपयोगी होने के लिए वो एक अवसर उपलब्ध हुआ रहता था। तो हम लोग काफी कुछ सीखते थे एक दूसरे से। तो वो मुझे अभी मैं जब उसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ स्मरण में, तो ऐसा दिखता है कि ऐसे वातावरण से गुजरने से क्या हुआ, तो एक दोस्ती के लिए जो मतलब किसी एक सामने वाला व्यक्ति को आसानी से स्वीकारने के लिए और उसको उस प्रकार एक मानव के रूप में ग्रहण कर पाने की जो क्षमता है वो थोड़ा वैसा विकसित हुआ है, क्योंकि वैसे वातावरण में रहा है जिसमें हर एक प्रकार के या हर एक प्रांतों से ऐसा बच्चे लोग आते हैं, तो इसलिए उसको वो भी एक सहयोग रहा है। तो इसी के चलते हुए फिर मेरा हायर एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र जाना हुआ। तो वहाँ पे भी उसका समाज कार्य का पढ़ाई हुआ, तो उसमें भी बढ़िया रहा। कुछ जो सामाजिक जो मुद्दे हैं, वो जाति को लेके हो या फिर ऐसे गरीबी अमीरी को लेके हो या फिर स्वच्छता को लेके हो, ऐसे काफी सारे मुद्दों को लेके और नई दृष्टियों की इसमें से हमको वो अध्ययन हुआ है उस अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान में। तो 2013 में उसका मेरा हायर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद नौकरी भी किया 3-4 साल। तो उसी दौरान मेरी श्रीमती जी और उनके परिवार के माध्यम से मेरा जीवन विद्या में परिचय हुआ। तो शुरुआत में तो ये स्वीकारजन ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट था, तो काफी ऐसा लगता था कि यार और क्या जानना है। और उसमें ऐसे न्यूटन वगैरह और आइंस्टाइन का और ये डार्विन का जो थ्योरी पढ़ा बढ़िया से पढ़ के रखा था। तो श्रीमती जी बोलती थी यार ऐसा कुछ है, ऐसा नागराज बाबा जी का ऐसा कुछ अनुसंधान है जो मानव जाति के लिए एक बढ़िया सा जीने के लिए एक स्वरूप निकल के आता है, आप भी थोड़ा उसको देख लीजिए। तो शुरुआत में स्वीकार होता नहीं था। और उस समय दूसरा क्या था कि उस समय के बहुत सारे ऐसे बाबा लोगों का भी एक प्रभाव था, जिसका एक दुष्परिणाम था, क्योंकि आशाराम बापू जी और जैसे रामदेव बाबा जी ऐसे कुछ लोगों का ऐसा नाम खराब हुआ था। तो बाबा बोलने से ऐसा चित्र में आता था कि यार ये कौन सी क्या बाबा है, उसी प्रकार के ही बाबा होंगे। तो शुरुआत में स्वीकार नहीं हुआ। तो 2015 में ऐसे जैसे तैसे एक परिचय शिविर कर लिया, और उसी परिचय शिविर के 1 घंटे के दौरान तो ऐसा लगा कि एकदम मैं उसमें ही डूब गया। तो ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई कुछ अलग ही है, और मुझ में उससे पहले जो एक भ्रम था और एक अपने में घमंड था वो अपने आप ही हट गया। तो मैं वो 6-7 दिन इतना मैं बढ़िया से इतना मन लगा के सुना कि एकदम ही बढ़िया लगा। और उसके साथ ही लगातार मैं और 2-3 शिविर किया, परिचय शिविर, और बढ़िया 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 होते गया। तो उसी के चलते 2017 में 6 महीने का अध्ययन शिविर भी किया यहाँ अछूटी में। और उसी के इसमें पूरे यात्रा में श्रीमती जी और जो उनके परिवारजन है, अदिति, अपूर्वा, सौरभ, जिगर, मम्मी, पापा, दिलीप, और भी जो बहुत सारे इसमें जो अभियान में जो जितने भी लोग लगे हैं, सबकी सहयोग मिलते रहा है। तो दूसरी मुद्दा ये भी आता है कि आजकल जैसे युवाओं में ये भी काफी कुछ सुनने को मिलता है कि ऐसे जैसे है ना, नॉर्मली आज का जो युवा दंपति होती है, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये निर्णय लेने के लिए हम कई बार ऐसे अक्षम अपने आप को पाते हैं, तो ये काफी दिक्कतें होती है। तो इसमें अगर व्यक्तिगत रूप में हमसे पूछा जाए तो मैं ऐसा कहूंगा कि कोई घबराने की बात भी नहीं है और कोई जल्दबाजी की बात भी नहीं है। तो जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति होती है
तो उसके अनुसार उसको क्रम से धीरे धीरे उसको स्वीकार किया जाए। तो उसके लिए एक तो अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे जैसे अपने में स्पष्टता होती जाती है क्रम से, वैसा ही उस प्रकार अपने वातावरण में या फिर जो भी अपनी एक योजना है वो भी उस प्रकार उसको स्पष्ट होते जाता है, उसके अनुसार उसको क्रियान्वयन किया जाए। तो हम भी वैसा करने के लिए अभी लगे हैं। यहाँ रायपुर में उत्सव पारा के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। तो उत्सव पारा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और क्योंकि पास में ही है तो मिलना जुलना होते ही जाएगा और एक दूसरे के परस्पर पूरक उपयोगी हो पाएंगे। यही कामना से मैं मेरा बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, वो नहीं है, जहाँ है सहज गति से धीरे धीरे हम थोड़ा चले, हौले हौले, और जैसे जैसे अध्ययन में स्पष्टता बनती है, विकल्प तो यही है, जीना तो ऐसे ही है। तो अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट हुई आपकी बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। और चूंकि आप रायपुर में ही हैं और शंकर नगर में ही हैं, तो हम सब का सानिध्य हमको मिलेगा ही। तो अब हम चलते हैं हमारी जो अगले दंपत्ति है, आदरणीय अपूर्वा दीदी जी और सौरभ भाई जी। तो अपूर्वा दीदी जी बीए फिलोसफी से की है और दीदी ने डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी में भी किया है। और सौरभ भाई जी बेसिकली अकोला के हैं और भाई जी ने बीई कंप्यूटर साइंस में किया है। और वर्तमान में जो दीदी जी भैया जी पुणे के पास सरसवाड़ी करके एक जगह है जहां पर 2 एकड़ जमीन है और यहाँ पर जो एक इसका जो नाम रखा गया है समाधान स्थली। तो पुणे से कुछ दूर सरसवाड़ी में जो समाधान स्थली है 2 एकड़ जमीन में, यहाँ पर कृषि, गौपालन और फूड प्रोसेसिंग स्वावलंबन का आधार है, समाधान से समृद्धि के अर्थ में। और समझदारी से समाधान के लिए, श्रम से समृद्धि के लिए कृषि, गौपालन और फूड प्रोसेसिंग है। और समझदारी से समाधान के क्रम में इस समाधान स्थली में पुणे के जो परिवारों के लिए अध्ययन गोष्ठी आयोजित होती है और परिचय शिविर भी आयोजित होते हैं। और अपूर्वा संचेती और सौरभ भैया जी के परिवार में अभी वर्तमान में अदिति और जिगर भाई जी भी है ही। और बहुत जल्दी ही इस परिवार में अदिति दीदी के यहाँ नया मेहमान आने वाला है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मदर्स डे भी है, तो सभी माँओं को और माँ रूप में जो कल्पना ताई जी ने ये जिम्मेदारी निभाई, जैसे जयश्री बेटा जी रखी कि उन्होंने कैसे एक माँ की ही भूमिका उनकी जिंदगी में निभाई है। और स्वर्णा दीदी जी भी हम सबके लिए वैसे ही है। और साथ ही अम्बा दीदी जी और हम सब की माँओं के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। और तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई सबको। तो इसमें यदि परिवार के सदस्य के रूप में देखिए तो अभी अपूर्वा, अदिति दीदी जी और सौरभ भैया जी, जिगर भाई जी अभी वर्तमान में हैं। साथ ही इनके परिवार में कल्पना ताई यानी इनकी मम्मी जी और पिताजी और स्वर्णा दीदी जी, योगेश भैया जी, कल्पना बेटा जी और इनके जो देवर है आशीष भाई जी, ऐसा पूरा इनका 10 लोगों का एक भरा पूरा परिवार है। और बाकी लोग तो आएंगे जाएंगे ही। और तो बढ़िया, ये जो समाधान स्थली है, हम भी चाहेंगे कि हमारा उत्सव पारा परिवार कभी विजिट। हमने ये देखा कि बुल्ढाना से भी हमारी बहनें कल आने वाली है और मानव तीर्थ भी हमारी बहनें जो प्रशिक्षण के लिए जाने वाली है। तो वहां पर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो जिम्मेदारी मेन निभाई है वो कल्पना ताई और स्वर्णा ताई ने ही निभाई है। तो हमको भी इन दोनों ताइयों का प्रत्यक्ष लाभ मिले तो हमारा भी कभी विजिट होगा समाधान स्थली का। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो स्वभाव वाली बात है तो सबका है ही कि बहुत परिश्रमी और जीवन विद्या के प्रति निष्ठान्वित और जो एक ये कहेंगे कि जीने वाला भाग जो है, श्रम वाला पार्ट, वो भी बहुत ज्यादा हम देख पा रहे हैं। तो और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आदरणीय अपूर्वा दीदी जी और सौरभ भाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो दोनों अपनी बात रखेंगे। नमस्ते सभी को। नमस्ते। हाँ, मैं अपूर्वा बोल रही हूँ। और यानी एक पहली बात तो कि बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, और आप सभी लोग दर्शन के आधार पे जीने का मन बनाए हैं और साथ में आकर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। तो
इस सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी जी। हाँ, परिवार में जो वातावरण गतिविधियां और उनसे उपलब्धि की जो बात है, तो उसमें अदिति जयश्री ने तो काफी बात रखी है, उसमें कुछ ही मुद्दे मैं जोड़ना चाहती हूँ। और इसमें जो एक बात अदिति ने भी कही और मुझे भी मैं कहना चाह रही थी, वो ये है कि परिवार में वातावरण बहुत सामाजिक रहा हमारे परिवार में। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में वातावरण एक्चुअली बड़ों से ही बनता है। तो देने के रूप में बड़े रहते हैं, लेने के रूप में छोटे बच्चे हैं या बढ़ने वाले उम्र में छोटे जो है, तो वो लेने के रूप में रहते हैं। और हम सभी ने इसका लाभ हमारे परिवार में लिया है। माता जी यानी मेरी मम्मी कल्पना और पापा सुरेश और इन सबके वजह से ही हमें ये वातावरण मिला। इसमें से जो एक मुद्दा मुझे लगता है कि परिवार में जो वातावरण रहा उसमें सामाजिक रहा काफी वो, यानी जो जितने लोग जुड़े परिवार से उसमें अलग अलग तरीके से भिन्न वर्ग, जाति, भाषा, आयु के सभी व्यक्तियों का आना जाना रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी के साथ जुड़ने का जो भाव या जो मुद्दा रहा वो वैचारिकता रही। यानी उसमें ये नहीं था कि कोई प्रिय है या कोई ये अच्छा है वो अच्छा है, उस तरह से नहीं था, या कोई किसी लाभ की वजह से कोई संबंध नहीं बना। पर जो भी संबंध बने वो कोई ना कोई वैचारिक आधार पे कुछ अच्छा करने के लिए समाज में या एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा करने के लिए, सहयोग करने के लिए ये संबंध बने। और मैंने देखा कि बहुत, यानी पूरे मेरे बचपन से लेके अब तक भी मैं देखती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का आना, जुड़ना और फिर साथ में बढ़ के अपने अपने मार्गों पे, यानी अपने अपने जो एक तरह से रास्ता जो चुना है उस पे निष्ठा से चलना, ये मुझे अभी भी दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार का एक बहुत प्रमुख एक भाग रहा, जिससे हमें बच्चों के रूप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें मुझे लगता है कि एक बात ये भी जो सीखने को मिली है ये थी कि हर कोई व्यक्ति जो आता है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए होता ही है। और अगर हम खुले मन से सुनते हैं सबको और खुले मन से स्वीकारते हैं, तो हमारा संबंध बहुत अच्छे से यानी बन भी सकता है और निभ भी सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वातावरण रहा भी और उसको हम लोगों ने स्वीकारा, और इसलिए बहुत सारे संबंधियों के साथ और अलग अलग लोगों के साथ हम पले बढ़े। दूसरा जो मुद्दा मुझे लगता है कि जो मुझे बहुत प्रमुखता से दिखता है मम्मी जी में, वो ये है कि उन्हें जब जब जो भी चीजों में श्रेष्ठता दिखी और जहां जहां ऐसा लगा कि ये करने से जीवन यानी जीना जो है या समाज जो है या परिवार जो है वो अच्छा होगा, या अच्छा ये करने से अच्छी चीजें परिवार में आएगी, हम में खुद में आएगी व्यक्ति के रूप में, तो उनमें उनकी तत्परता बहुत अच्छी रही। और उसमें एक उत्साह और तत्परता और निष्ठा होने से बहुत जल्दी वो श्रेष्ठता को स्वीकारना, और श्रेष्ठता को स्वीकारते हुए उसमें हम कैसे उस स्थिति में जा पाए या वैसे कैसे बन पाए, उसके लिए खुद में कार्यक्रम का तय होना, परिवार में कार्यक्रम का तय होना, और उस आधार पे सभी का उसमें सम्मिलित रूप में एक तरह से लग जाना। तो उससे मुझे लगता है कि इसलिए ये परिवार बढ़ता गया, यानी लोगों के रूप में ऐसे नहीं, पर विचारों के रूप में, कलाओं के रूप में, स्किल्स के रूप में। तो हम सभी लोग ऐसे अलग अलग तरह से बढ़ते गए और फिर एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हो पाए। तीसरा जो मुद्दा मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 5 भाई बहन साथ में बढ़ रहे थे। तो अक्सर मैं अभी भी देखती हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चों के जब भाई बहन साथ में रहते हैं, तो या भाई बहन जब साथ रहते हैं, तो काफी सारे लोग, आसपास के लोग जो है वो हर बार ऐसे कहते हैं कि ये इसके जैसा नहीं है, ये तो इसमें बहुत अच्छा है, इसमें तो ये बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत हट करता है। तो ये सब सारी जो बातें हैं जो हम बचपन में बच्चों के सामने करते हैं, उसको मुझे लगता है कि हमारे परिवार में बिल्कुल नहीं कहा गया। और बहुत एक तरह से बहुत तत्परता से ये बात रखी गई कि हर बच्चा जो है वो अपने संस्कारों के साथ भी है, अपने बल स्थानों के साथ भी है और अपने वीकनेसेस के साथ भी है। तो उसकी स्वीकार्यता, और अगर उसमें कोई वीकनेस हमें दिख रही है तो उसके प्रति हमारी सहयोगिता बने, ना कि हम उसको क्रिटिसाइज करते रहे
तो इस तरह बढ़ रहा है परिवार में, उसकी जो मौलिकता है वो भी खिल पाए और उसके साथ हम उसमें और अच्छाई आने के लिए जो सहयोग करना है वो भी कर पाए। इस तरह से परिवार का वातावरण बना। और मुझे लगता है कि उसमें तो बहुत ज्यादा रोल बड़ों का रहता है, क्योंकि हम बहुत आसानी से लेबल लगाने लगते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। और मुझे लगता है कि लेबल लगाने से बच्चे में जो विकास होता है आगे जाके, जो वो बदलना भी चाहता है तो वो बदलने में मुश्किल होने लगती है, क्योंकि उसने भी उसको स्वीकार्य रहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। तो मुझे लगता है कि उस लेबल्स ना लगना और हर वक्त एक अवसर या एक चांस रहना कि हम बदल सकते हैं, जो चीजें ठीक नहीं है उसको ठीक कर सकते हैं और एक दूसरे की सहकारिता से, सहयोगिता से हम बढ़ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि परिवार में बहुत अच्छे से स्थापित हुआ। और एक मुद्दा जो मुझे लगता है कि बचपन से मुझे ऐसा दिखता है कि परिवार में जैसे जैसे अदिति ने कहा, जयू ने कहा कि बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं होती थी और बहुत सारी चीजों पे विचार होता था, तो साथ में हम बैठते थे, बहुत सारी चर्चाएं होती थी। उसके साथ साथ बहुत सारा करना था, यानी ऐसे बिल्कुल नहीं था कि हम सिर्फ बोल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेसिफिक ध्यान मम्मी ने दिया कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं या हम जीने में भी उसको उतारना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी विद्या में भी जब मैं देखती हूँ हम सभी को, तो हम जीने में निष्ठान्वित मुझे लगता है बहुत जल्द हो पाए। उसका एक कारण ये है कि हमें ये बहुत गहरी स्वीकृति थी कि बोलना ही सब कुछ नहीं है, हमें उस तरह से जीना होगा और जीकर ही उसकी तृप्ति भी मिलेगी और जीकर ही ये चीजें फैल सकती है और जीकर ही हम एक तरह से हमारे खुद को उस राह पे प्रमाणित कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत गहरी बात थी कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, हम जब बात करते थे तो इस बाद में यही बात होती थी कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है इतना कह के छोड़ दे रहे हैं, या ये अच्छा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्तर पे हम क्या कर सकते हैं। भले हम पूरे दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, भले ही बड़े पॉलिटिकल लेवल पे कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हम परिवार के स्तर पे, व्यक्तिगत लेवल पे कुछ कर सकते हैं तो उसे किया जाए। और अगर हम नहीं कर सकते या हमारी तत्परता नहीं बन रही है तो इसका मतलब हम एक तरह से उसी का समर्थन कर रहे हैं जो हम चाह नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि वो ये बहुत अहम मुद्दा मुझे दिखता है कि जिससे हम सभी बहुत जल्द जीने के लिए निष्ठान्वित हो पाए और सिर्फ बातों में या सिर्फ वैचारिक चीजों को कहकर एक तरह से खुश ना होते हुए वैचारिकता को समझते हुए जीने में उसको लाने के लिए प्रयासरत रहे और इसी से खुश हो पा रहे हैं। दूसरा और एक मुझे मुद्दा लगता है कि जैसे हाँ वो एक्चुअली इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि बचपन से बहुत सारी चीजों में हमने बहुत कुछ किया, यानी मम्मी ने तो इतना सारा मैं कभी कभी लगता है कि इतने कम समय में कह भी नहीं पाएंगे कि हमने इतनी सारी चीजें, इतने हंसते खेलते, ऐसे लगा भी नहीं कि हम कुछ सीख रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें क्योंकि चल रही थी आसपास में घर में, तो हम बहुत सहजता से उसको करने लगते थे, सहभागी उसमें होते थे और उसी में बहुत सारी चीजें सीखते थे। तो बिल्कुल पर्यावरण पूरक जीवन शैली के लिए भी हो या जैसे जयश्री ने कहा कि सदुपयोगिता के अर्थ में भी हो, या फिर जो लोग आते थे उनके सेवा के अर्थ में हो, जो हमारे घर परिवार में बुजुर्ग थे उनके लिए हमारा वक्त देना, उनके लिए सेवा में तत्पर रहना, इन सभी चीजों में मुझे लगता है कि ये परिवार का जो एक निष्ठा रही, मम्मी की, पापा की जो निष्ठा रही, इन सब यानी जीने के प्रति जो निष्ठा रही, उसी से हमें ये वातावरण मिल पाया। लास्ट में मुझे जो मुद्दा लगता है वो ये है कि जो समाज में प्रचलित जो रीति रिवाज है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बचपन से लेकर अभी हमने जब खेती का निर्णय लिया तब तक, और फिर जीवन विद्या के आधार पे अध्ययन करके फिर कैसे जीना है उसको तय करने तक, मुझे लगता है कि बहुत ही अहम मुद्दा रहा कि समाज में जो रीति रिवाज है उसको नकारना भी नहीं है और उसको ब्लाइंडली स्वीकारना भी नहीं है। उसके पीछे क्या विचार है, अगर वो विचार सही के अर्थ में है तो उसको स्वीकारना है, अगर वो विचार सही के अर्थ में नहीं है तो हम उसके वैकल्पिक रूप में क्या कर सकते हैं
उसको करना है। तो मुझे लगता है कि ये यानी मैं और अदिति जयश्री हम सबकी शादी होने के पहले खेती का निर्णय होना, खेत लेना, उसके लिए उतना श्रम और एक तरह से साधन धन भी लगाना, तो ये सब ये ना सोचते हुए कि हम शादी करने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या ये रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब ना सोचते हुए वो कर पाना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। वो तभी हो पाता है जब सिर्फ समाज में जो प्रचलित है उसको न स्वीकारते हुए जो अच्छा है उसको स्वीकारना, और जो ठीक नहीं है उसको विकल्प के रूप में हम क्या खड़ा कर सकते हैं उसके लिए प्रयासरत रहने का काम मम्मी पापा ने किया। और मुझे लगता है कि उसी से हम में ये हिम्मत बनी कि लड़की होते हुए भी हम अकेले खेत पे भी कुछ कुछ दिन रहे हैं, खेती की है, ये सब करने की हिम्मत ही इन सब चीजों से बनी। और इसमें जो विश्वास बना, इससे मुझे लगता है कि इवन जीवन विद्या में भी जब हम अध्ययन किए और उसके बाद भी अभी जब जी रहे हैं, तो ये विश्वास बना ही हुआ है कि हम किसी चीज को नकारने के लिए भी नहीं है और किसी चीज के दबाव में स्वीकारने के लिए भी नहीं है। जो सही है उस रास्ते में चलने के लिए हमें बढ़ना है, उसी रास्ते में बढ़ना है, सही के अर्थ में हर चीज को करना है। तो उसी के अर्थ में पूरा विचार होना, उसी के अर्थ में अपना श्रम और शरीर को लगाना, इस तरह से अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना, ये मुझे लगता है कि परिवार के वातावरण से मिली हुई बात है। मुझे इतने ही मुद्दे कहने थे, मैं अभी सौरभ को देती हूँ वो अपना। जी दीदी बहुत बढ़िया। हाँ भैया जी, तो सौरभ भैया जी भी अपनी बात 5-7 मिनट में रख देंगे ताकि अपन फिर फीडबैक भी कर पाए। और दीदी जी की सारी बात का निचोड़ इतना ही समझ में आया कि बोलना पर्याप्त नहीं है, जीना है। वैचारिकता जो बनती है उसको जीने में प्रमाणित करना है, और किसी चीज को नकारना नहीं है बल्कि जो सही है उसको स्वीकारना है, जो गलत है उसमें मेरी क्या भागीदारी हो सकती है इसको आइडेंटिफाई करके उस पर चलना है। तो सौरभ भाई जी आइए, आप भी अपनी बात 5 मिनट में रख सकते हैं ताकि अपन जी सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं उत्सव परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो आप प्रयास कर रहे हैं, और आप मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। और धन्यवाद भाई जी, शुभकामना नहीं साथ की निरंतरता। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामना और साथ दोनों रहेगा। जी धन्यवाद। और दूसरी बात जो मैं 5 मिनट में मैं अपनी बात रख दूंगा। श्रद्धेय बाबा जी को स्मरण करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। जी मेरा जन्म जो है अकोला में हुआ, महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ पे मेरा पूरा पढ़ाई तो अकोला में हुआ, और जो हमारा एंसेस्ट्रल विलेज है, जो गांव है दादाजी का, वो अकोला डिस्ट्रिक्ट में मलसूर नाम का एक छोटा गांव है। वहाँ पे खेती और गौपालन चलता ही रहा। मेरा जिस तरह से पलना बढ़ना हुआ वो सामान्य परिवार में हुआ। पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते थे, मम्मी जी हाउसवाइफ थी, और हर दूसरे लड़के की तरह मेरा भी पालन पोषण हुआ, बढ़ना हुआ। घर में वातावरण में खुलापन था और दिखावा वाली बात बहुत कम थी। जब भी मैं गांव जाता था गर्मियों की छुट्टी में, तो गांव में जो मेरे दादाजी थे, मेरे चाचा लोग थे, मेरे चचेरे भाई लोग थे, इन सब लोगों का जो परस्परता और सहजता थी एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से मुझे बड़ा वहां पे मेरा बहुत मन लगता था। खेतों में घूमना, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना, साथ में खाना खाना, तो ये सब बातों की वजह से मुझे वहां पे ज्यादा जुड़ाव महसूस होता था। और जब वहां से वापस मैं अकोला आता था छुट्टियों के बाद, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि यहाँ पे आने के बाद मेरा टुकड़ों में जीना हो रहा है। क्या सही क्या गलत, इस किसी भी मतलब मैं गांव में रहना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ आके पढ़ क्यों रहा हूँ इसका मुझे खुद भी कारण नहीं मिल पाता था। कभी कभी पिताजी डांट देते थे अगर मैं पढ़ाई नहीं करता था, तो वो डांट देते थे कि
अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो गांव में जाके तुम्हें खेती और गाय संभालना पड़ेगा। तो मैं मन में ही मन खुश होता था कि अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन उस प्रकार की तुलना में गांव में जाके खेती और गाय संभालना ये हल्की बात है, और पढ़ाई करके किसी जॉब में लगना ये बड़ी बात है। ये कंपैरिजन में समझ नहीं पाता था। इस तरह से तो फिर आगे कॉलेज में कॉलेज जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ तब तक मेरा जो वैचारिक प्रोसेस था वो कुछ इस तरह था कि मैं जब भी गांव में जाता था, और ये मुझे लगता है 90s के आगे की बात है, 91 के बाद की बात है, तो जिस तरह से किसी किसान के परिवार का आर्थिक स्तर नीचे गिरता गया, और मैं मेरे चाचा जी और मेरे सब चचेरे भाइयों को ही देखता था, तो मेरे रहन सहन में और उनके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क दिखता था। और मुझे उस बात की बहुत पीड़ा होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस बात का ना कोई कहीं चर्चा होती थी, ना कहीं जिक्र होता था। और वापस जब आकर मैं पढ़ता था स्कूल में तो उसका कहीं भी उस स्थिति के साथ रेलेवेंस नहीं था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, मतलब ऐसा ही जीना है जो साथ में मैं जिस बात से मैं पीड़ित हो रहा हूँ उसको मुझे कंसिडर नहीं करना है, मैं बस खुद के बारे में सोचना चाहिए और करियर परस्यू करना चाहिए। तो ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। लेकिन ऐसा मैं देखता हूँ कि वो मैंने पेंडिंग पे रख दिया। लेकिन जैसे मेरा ग्रेजुएशन होते होते हुए जब मेरा ये डिसीजन करने का समय आया कि अब आइदर मुझे जॉब करना है या मुझे और कोई उसका विकल्प देखना चाहिए, तब मुझ में प्रोसेस स्ट्रांग हुआ। मैं खुद में ये चीज देख पा रहा था कि मैं नहीं जी सकता। जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन फेंकने पड़ते हैं जॉब में, इतना वर्चुअल लाइफस्टाइल है, और पढ़ते पढ़ते कुछ भी ना करते हुए भी एक ऐसा फीलिंग आता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, हमने कुछ कर दिखाया। whereas वो वैसा बिल्कुल ही नहीं है। वो तो एक यंत्र की तरह काम करता है जिसमें एक साइड से आप एक रॉ मटेरियल डालो और वहां से प्रोडक्ट निकाल लो, उसमें हमारा क्या योगदान है। इस बात को जब मैं और सटल से और सूक्ष्मता से सोचना शुरू किया तो मुझ में ये निष्कर्ष बना कि मैं जॉब नहीं करूंगा। अगर मेरी कुछ अगर मेरा कुछ बनता है, रुझान बनता है, तो मेरा जुड़ाव मिट्टी से है, और मैं उस गांव में जाके काम करूंगा जहां मुझे जुड़ाव लगता है। वहां भले खेती करूंगा, लेकिन वहां जो मेरी सामाजिकता है मैं उसके लिए बांधे लूं। ये निष्कर्ष मुझ में बना। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लास्ट ईयर में मेरी अपूर्वा और अदिति दीदी के साथ मुलाकात हुई। वहां से मेरा एक अलग फेज शुरू हुआ, और ये मेरे लर्निंग कर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत महत्वपूर्ण भाग था। और यहाँ पूरे संचिति परिवार के साथ मेरा अच्छा रुझान बना, सबके साथ बहुत अच्छी बात होती थी। और उसके बाद मेरा एक बात पे ध्यान ये जाने लगा कि अगर कुछ करना है तो मैं खेती और गौपालन से शुरुआत करूंगा, और उसके साथ मैं खुद के नॉलेज के लिए, मतलब जो समस्या मुझे सामने दिख रही थी, गरीबी कहिए या खेती में जिस तरह से आर्थिक स्तर का घटते जाना बन रहा था, मुझे वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए मैं बड़ा बेचैन था। और जब दर्शन का पहला शिविर किया, उसके बाद और 2 शिविर किए मैंने, तो वहां मेरे थॉट प्रोसेस के लिए एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। मैं ये समझ पाया कि ये किसी एक व्यक्ति के सहयोग से बनने बिगड़ने वाली बात नहीं है। इसके लिए पूरे व्यवस्था का एक चक्र जो था वो मेरे सामने दिखा मुझे। और मैं आज तक उस समय तक कंफ्यूजन में था कि इसके लिए मैं क्या भूमिका लेना चाहिए, इसके लिए मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए। मैं भावना से गदगद होकर बहुत बार एनजीओ और अलग अलग जगह पे मैंने कोशिश की, लेकिन वहां मुझे समाधान नहीं मिल रहा था। जब यहाँ पे वो चित्र मुझे दिखा तो मेरे लिए मोटिवेशन बना और बात समझने के लिए। और 2016 में मेरी और अपूर्वा की शादी होने के बाद हमने 6 माह का अध्ययन किया। अध्ययन में मेरे लिए एक बहुत अच्छा समय इस तरह से बना कि मन लगाकर वहां पे हम पढ़ पाए, बात को समझ पाए, और पूरा नहीं समझे लेकिन प्रयास
वहां से शुरू हो गया, बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान गया। उसके बाद जब जीने के क्रम में हमने शुरुआत की, तब मुझ में एक तृप्ति वाला भाग बनना शुरू हुआ। मुझ में ये इस बात की पुष्टि तब से है जब से हमने जीने के क्रम में जिम्मेदारी लेके जीने की शुरुआत की। तब से मुझ में पुष्टि वाली बात बनने लगी कि मैं सही बात कर रहा हूँ, सही कार्यक्रम में लगा हूँ। हाँ, तो यहाँ तक मेरा जो अध्ययन तक मेरा पूरा सफर ऐसा रहा। अब मैं इस तरह से देखता हूँ कि खुद को मैं इस तरह से देखता हूँ कि मेरे दादाजी और जो बुजुर्ग लोग थे, उनमें मैंने इस बात का बहुत संकोच देखा कि वो कभी भी खुद की तारीफ खुद से नहीं करते थे। तो उस बात का मुझ में भी संकोच बना रहता है। और वो जो सहजता है कि अगर किसी चीज की उपलब्धि हो भी जाए तो वो उसका तुरंत उस पर क्लेम करना या उसको ओन अप करने का उनका बिल्कुल ही रुझान नहीं जाता। तो इन दो बातों को मैंने बहुत करीब से और अच्छे से देखा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं इन बातों के साथ जी पाता हूँ तो मेरे पैर जमीन पे रहेंगे, मैं मिट्टी से जुड़ा रहूंगा। ये बात मैं खुद में देख पाता हूँ। और आज जब अध्ययन के बाद एक खुद की इमेज बन गई थी कि मैं इतनी बात समझ गया हूँ, और एक मैंने खुद का आकलन कर लिया था। और जब जीने के क्रम में जब देखता हूँ तो ऐसा लगता हूँ कि वो बहुत हॉलो इमेजेस थे, और वो इमेजेस टूटे तो और कुछ इमेजेस बने। लेकिन एक बात का निष्कर्ष अब ये बन रहा है कि जब तक मैं खुद को दांव पे नहीं लगाऊंगा तब तक निष्ठा और धैर्य ये केवल शब्द है। जब मैं खुद को दांव पे लगाता हूँ, खुद की जिम्मेदारी पे खुद को दांव पे लगाता हूँ, तब मैं उनके और फाइनर शेड्स की तरफ जाता हूँ। बस मुझे इतनी बात कहनी थी। बहुत बढ़िया सौरभ भाई जी, आपने बिल्कुल बहुत एक ही सेंटेंस में सारी बातों को आपने पहुंचा दिया पूरी सभा तक, हम सब तक, क्योंकि हम भी अभी एक अंकुरन ही शुरू हुआ है, मानसिकता बनी, हमने भी बहुत कुछ किया नहीं है। तो ये बात हमको भी स्पष्ट हो गई कि हम जो बात करते हैं निष्ठा की और इसकी, तो हम सबको, प्रत्येक को, एक को, हम सबको खुद को दांव पर लगाना है। यही आपसे हमको प्रेरणा रूप में मिली और हम सब तैयार है इसके लिए। और जो ये बात है कि वाकई में जो एजुकेशन मिल रहा है, मन तो वहां नहीं लगता है क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ता नहीं है। इसलिए हमने इस शिक्षा की डिजाइन को बनाया कि ऐसा शिक्षा का मानवीयकरण हो, जो गैप है वो भर जाए। हमको जो मिला उनका सम्मान है। आज हम दूरगमन का, दूरश्रवण का, दूरदर्शन का उपयोग करते हुए इस संकट काल में भी इतना खूबसूरती से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और खुशहाली को बढ़ा पा रहे हैं, अपनी स्पष्टताओं को बढ़ा पा रहे हैं। तो जो मिला उसका सम्मान करते हुए जो कमी रहेगी बस उस गैप को भरना है। और ये आप हम सब जैसे दांव पर जब अपने आप को लगाएंगे तो निश्चित ही हम सफल होंगे और ये कर पाएंगे, ऐसा एक विश्वास बन रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों दंपतियों को कि आपने इतने खूबसूरती से सारी बातें रखी। और अब हमारा शुरू होता है फीडबैक सेशन। तो जो भी भाई जी बहन जी, चूंकि ये एक सूचना मैं और दे दूं कि आज व्यवस्थागत गोष्ठी होनी है उत्सव पारा की। तो जितने भाई जी बहन जी हमारे सुन रहे हैं, ये 3:30 बजे से हमको 5 बजे तक व्यवस्थागत गोष्ठी में सभी को जुड़ना है। तो हम 5-7 मिनट फीडबैक लेंगे और इस बात को फिर यहीं समाप्त करेंगे। तो फीडबैक के लिए स्वयं स्फूर्त आमंत्रित है आप लोग। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, फीडबैक हाँ, फीडबैक के लिए मैं अंगद प्रसाद कैवर्त गौरेला पिंडरा मरवाही से बोल रहा हूँ। और आप सभी लोगों को सादर नमस्ते करता हूँ। अभी मैं 2009 में अध्ययन शिविर किया। 2009 में अध्ययन शिविर करने के पश्चात ये पहली बार 3 पारिवारिक दंपतियों का जो द्वितीय आयाम है पारिवारिक व्यवस्था, उसको सुना। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। विशेषकर जो जयश्री बहन जी बतलाई कि हमारे पोषणकर्ता के शरीर त्याग देने के बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारा और जीवन को जिया।
और जो बचपन से ऐसा जीवन जी करके और आज पारिवारिक व्यवस्था में जुड़ करके जीवन विद्या के प्रकाश में विवाहिक जीवन संपन्न करा करके जीवन जी रहे हों, तो इनका तीनों का पारिवारिक जीवन अनुकरणीय है। मैं तीनों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करता हूँ और कृतज्ञता अर्पित करता हूँ हमारे साहू परिवार को, जो कि मेरे को इस व्यवस्था में जोड़े और जोड़ करके ऐसा सुनने का हमें अवसर दिए। उत्सव शांकरी परिवार को मैं पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई जी। भाई जी, उत्सव पारा के प्रत्येक बंधु भगिनी का संयुक्त प्रयास है ना। हम लोग जो भी साहू जी भी है तो एक माध्यम है फोन करने के, पर प्रयास पूरे प्रत्येक बंधु भगिनी का है, तो पूरे उत्सव पारा परिवार के लिए है ये सारी चीजें। तो अगले फीडबैक के लिए चलते हैं। समय को ध्यान रखते हुए सब लोग। बाल से नीलमणि साहू बोल रही हूँ। मैंने अपूर्वा दीदी को भी सुना, सौरभ भाई जी को भी सुना, अदिति दीदी, जिगर भाई जी को भी सुना और जयश्री दीदी, सिंटू भाई जी को भी सुना। तो ये चीज बड़ी प्रेरणादायी लग रही है कि अभी जो नई पीढ़ी है उनको किसी चीज का, श्रम का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, और जो अपने घरों में सामान रहता है उसका सदुपयोग पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। अभी सब चीज बाजार में उपलब्ध दिखती है, और ऐसे वातावरण में और इतना हायर एजुकेशन लेने के बाद इस तरीके से कि घर में सामान का, आई जो बोल रही है, माँ जो बता रही है, उसको कैसे सदुपयोग करना है, संरक्षित करना है, उसको इतना मन लगा के सुनना, समझना और करना। ये तीनों बेटियों ने ऐसा ही अभिव्यक्त किया कि हम देखते थे और उसको फॉलो करते थे, बात ही नहीं करते थे, उसका सदुपयोग भी करते थे और संरक्षित भी करते थे, और साथ में उसका महत्व समझ करके और उसको अपने जीवन शैली में शामिल किया। ऐसे तीनों बेटा जियों ने बोला, ऐसे ही तीनों बेटा जियों का भी मैंने सुना कि इस उम्र में अभी नए नए युवा पीढ़ी ऐसा सोचने लगते हैं कि हमको कहाँ श्रम करके और कहाँ समृद्धि मिलेगी, और अभी है ही समझते हैं नई युवा पीढ़ी खेती में काम करना या गौ पालन, और जब भी मध्य दर्शन की बात आती तो उनको यही लगता है कि क्या करवाएंगे, तो खेती करना है और गाय पालना है, पर उसके पीछे क्या क्या जुड़ा हुआ है हमारे जीने में, क्या कैसे ठीक होगा, हर तरह से संतुलन को देख करके और आवर्तनशीलता को देख करके, या इतना धरती कैसे प्रदूषित हो रही है, कैसा पर्यावरण खराब हो रहा, इस पर ध्यान कम ही जाता है। अभी तो सारी भौतिक दुनिया ही दिखती है। तो वाकई में तीनों बेटियां भी और तीनों बेटा जी भी हम हमारे लिए तो है ही है, पर सबसे ज्यादा नई आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक बनेंगे, और इस तरीके से बार बार बेटा जी आप लोग अभिव्यक्त होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं पूरकता के लिए और नई पीढ़ी को समझने के लिए कि इतना पढ़ लिख करके और ऐसा काम कर रहे तो वाकई में महत्वपूर्ण काम है, और इस तरीके से जीना और इस तरीके से समझ करके हमको हर काम को या व्यवहार को बारीकी से नजर रख करके हम जब करते हैं तो हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें पढ़ना या पढ़ाई लिखाई से ये श्रेष्ठ वाली बात नहीं आएगी, जो सही है उसको पकड़ के जीना है, ये प्रेरणा जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले भाई जी और बहन जी। हेलो, सभी को नमस्ते। मैं गीतेश्वरी बेमेतरा से हूँ। सभी को नमस्ते, प्रणाम। जो सारी बातें चर्चाएं हुई उनमें जो मेरा ध्यान गया बड़ी मम्मी जी की, श्रम की जो मानसिकता है वो घर से बनती है। माता पिता के कार्य व्यवहार उनको देख के उनके साथ में मानसिकता बनती है श्रम का सम्मान, और जो नैसर्गिकता की आवश्यकता को समझकर सदुपयोग करना, ये भी परिवार से ही मिलता है। ये बात समझ में आई। और समाज के विचार को नकारना नहीं चाहिए, जो सही है उसको स्वीकार करना चाहिए और जो सही नहीं है उसके लिए विकल्प रूप में सोचना चाहिए। ये बात समझ में आई है कि सही को स्वीकारना चाहिए करके, और कुछ भी चीज जीने में आत्मसात करने में ला पाएंगे तब ये होगा, और नहीं तो बातों से नहीं होने वाला, ऐसा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत सूक्ष्मता से आपका ध्यान गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फीडबैक और भाई जी बहन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, सभी को नमस्ते।
मैं जी हेमलता, हाँ मैं हेमलता सूरजपुर से। जी सभी दीदी बहनों दीदी भैया जिन लोगों ने बहुत बढ़िया से प्रस्तुति की है, उनमें मैं समझी हूँ, ध्यान गई जितना उसको बता दी मैं। मतलब परिवार में शेयरिंग होना जरूरी है, और जैसे पुराने चीजों का उपयोग भी हम करना है, और आवश्यकता को सुनिश्चित करना, और दूसरों से प्रभावित भी नहीं होना। और जब हम अच्छा करते हैं तो परिवार में भी अच्छा ही होता है, और श्रेष्ठता के साथ सहभागी होना और सेवा करने में तत्पर रहना, और विचार को अगर सही के अर्थ में स्वीकारना, और श्रम के प्रति तत्पर बने ही रहना, और श्रम जो है अपने परिवार से ही सीखने को मिलता है। बस दीदी। बहुत बढ़िया हेमलता दीदी जी, बहुत बढ़िया। और अगले भाई जी बहन जी। हेलो। हाँ जी हाँ दीदी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते। तीनों भाई और दीदी, जैसे दीदी का बहुत अच्छा रहा दीदी प्रस्तुति, और परिवार में गोष्ठी होना और परिवार में साथ तालमेल बना के रखना, यही मुझे समझ में आया दीदी। बढ़िया बढ़िया। तो हेमलता दीदी जी थी बालोद से हमारे बीच। अब और अगले रूही बेटा जी है, या और भी जो भाई जी बहन जी बोलना चाहे थोड़ा। हेलो। दो एक। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्ते भैया जी, पवित्र भैया जी। हाँ दीदी, आज 3 परिवार द्वारा जो प्रस्तुत हुआ दीदी जी, मैं तो ऑफ एंड ऑन थोड़ा कम सुन सका, जितना भी सुना जो है मुझे ये लगा कि बस जो बात आया है कि समझदार परिवार इस धरती पर उसका मूर्त रूप दिखने लगा, ऐसा लगता है। और इसमें हम सब धीरे धीरे सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई, ऐसा मुझे लग रहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। लास्ट अभिव्यक्ति नमस्ते, रायपुर से। जी भैया जी। सबको नमस्कार। नमस्ते भैया जी। जिन बातों पे ध्यान गया संक्षिप्त में मैं प्रस्तुत करता हूँ। अदिति जी ने जो वातावरण का जो प्रभाव बताया कि श्रम एक उत्सव है और श्रम की एक मानसिकता बनी, ये शुरू से ही परिवार में इस प्रकार की स्वीकृति का भाव था। लेकिन दर्शन में आने के बाद सही क्या है इसकी निश्चितता उनको दर्शन में आने के बाद मिली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिगर भाई जी ने बताया कि जो सूचना मिलने के बाद बहुत ज्यादा जोश या उत्साह में नहीं आ जाना है। कई बार ऐसे मन में भाव आते हैं कि हम तो ठीक हैं और बाकी को अब ठीक करना है, और उसके कारण जो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं उसकी जगह पे दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना चाहिए, और इसके लिए धीरता बहुत ही आवश्यक है। जैसी दीदी ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को तैयार किया था कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाहरी वातावरण बहुत प्रभावित हुए बिना रहे, और जो अपूर्वा दीदी की तरफ से और सौरभ भाई की तरफ से जो आया कि वैचारिक आधार पर संबंध बने, ये बड़ी अच्छी बात लगी। और परिवार में जो लेबल ना लगाएं बच्चों के ऊपर में, उनकी मौलिकता रहे और हम उनके विकास में ही सहयोगी बन पाए, ये कोशिश करनी चाहिए। एक और बढ़िया बात निकल के आई कि समाज के प्रचलित रीति रिवाज को एकदम से नकारना नहीं है, न ही आंख मूंद कर उसको फॉलो करना है। जो चीज उनको प्रेरित करी कि किसानों की आर्थिक स्थिति में जो गिरावट थी उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी और शिक्षा में उसका कोई संदर्भ नहीं था, ये प्रश्न उनके मन में बना रहा, जो उनको आखिर में एक व्यवस्था की तरफ प्रेरित किया। एक बढ़िया बात उन्होंने बताई कि जो एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक व्यवस्था की जरूरत है, ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। तो तीनों परिस्थितियों के लिए तीनों दंपतियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छे से आपने पूरा निचोड़ रख दिया पूरे सेशन का। तो मुझे ऐसा लगता है और किसी को तो नहीं बोलना है ना, और कोई? दीदी मैं बोल रही हूँ सावित्री धमतरी से। जी चलिए। हाँ सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, काफी बढ़िया प्रस्तुति रही। और साथ ही साथ आज मदर्स डे भी है, और
आपका विषय भी था कि परिवार में वातावरण की उपलब्धि। तो मैं तो ये पूरा ये देख पाई कि तीनों बहनों की जो प्रस्तुति थी उसमें स्वर्णा दीदी का जो व्यक्तित्व है वो झलक रहा था। उनकी भाषा शैली जिस तरह से बोलती है, इस तरह से मतलब दीदी लोग जैसा प्रस्तुति दिए तो काफी उनकी भाषा शैली जो है मिलता जुलता दिखाई दिया। और इतनी खुशहाली के साथ, अभिव्यक्ति, प्रसन्नता के साथ जिस तरह बात को रखे, तो ये पूरा जो स्वरूप है वो एक व्यक्तित्व में जो माता पिता का जो प्रतिरूप बच्चे में आता है वो सारी चीजें समझने को मिला। काफी बढ़िया प्रस्तुति रहा दीदी आप सब लोगों का, भैया लोगों का भी धन्यवाद। तो मुझे ऐसा लगता है अब समय हो चुका है। अभी ये जो हमारे जो तीनों दंपत्ति आए, तो एक तो मदर्स डे पर आप सबको और इतने अच्छे हमको पेरेंट्स मिले हम सबको, क्योंकि माएँ तो अच्छी ही होती है ना, हर माँ। तो हम सबको, सारी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि माँ एक क्रिया है, कोई एक पुरुष भी माँ की क्रिया का निर्वाह करते ही है, जैसे कि जयश्री बेटा जी ने भी शेयर किया। तो उन सबको जिन्होंने ममता मूल्य का निर्वाह किया है, वात्सल्य मूल्य का निर्वाह किया है, सबको बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की। और इन तीनों परिवारों को अपना अमूल्य समय देने के लिए और इतनी खूबसूरती से इतने कम समय में हमको जो इतनी सारी प्रेरणाएं दी, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दीदी जी। धन्यवाद। ठीक, नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते।